हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग क्लास 12th में बहुत ही अमेजिंग टॉपिक करने जा रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। ओके, क्योंकि फिजिक्स में वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कहोगे सर वेक्टर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि वेक्टर्स में होता है डायरेक्शन। ओके, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। अगर आप लोगों ने वेक्टर चैप्टर का 11th में बेसिक वेक्टर को पढ़ा है अच्छा से, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। अगर आपको रिवीजन करना है तो देख सकते हो, आपका फ़ायदा होगा। ओके, अब बाकी जिन बच्चों ने वेक्टर्स का जिनको समझ नहीं है, 12th 11th में उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, वो रो रहे हैं बैठ करके कि सर वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर कंपोनेंट क्यों तोड़ते हैं, तो ये सारी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको इस चैप्टर में वेक्टर को एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा, बेसिक पूरा फंडा क्लियर कर दूंगा। ओके, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना रहे। बस मेरे साथ आखिर तक बने रहना। ओके, पूरा वीडियो देखना, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलो। तो चूंकि वेक्टर्स फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि पूरा एक एक कंसेप्ट को समझना। ओके, और जिनको आता है वो एक बार रिवीजन कर लो, थ्रू हो जाएगा। ओके, तो मेरा जो अभी चल रहा है 12th का बेसिक सीरीज चलेगा अभी 1 2 3 लेक्चर तक। उसके बाद मैं चैप्टर पे आ जाऊँगा। ठीक है, चलो। जो कि 11th में है। बच्चे आप लोग रोते रहते हो, सर मैंने 11th नहीं पढ़ा, सर 11th नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, जब तक एहसान सर हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ यूँ ही बने रहो। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं, क्यों तोड़ते हैं कंपोनेंट। ये सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। चलो, तो देखो, मैंने वेक्टर का नोट्स आपको 3 स्लाइड पे बना रखा है, एकदम अच्छे से एग्जांपल ले लेके समझाया है। कोई थ्योरी नहीं है, न्यूमेरिकल लेकर बनाया है। आपको सिर्फ समझना है कंसेप्ट वाइज। ओके, रटना नहीं है। एग्जाम में ये क्वेश्चन वेक्टर के बारे में आपसे नहीं आएगा, लेकिन वेक्टर का बहुत यूज़ होता है फिजिक्स में। तो इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बात को समझो। देखो, वेक्टर किसे कहते हैं, तो देखो सर, वेक्टर जो है कि वेक्टर दो दो तरह की क्वांटिटी जनरली हम लोग पढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होता है सर, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, जैसे बोलते हैं 2 मीटर, 3 मीटर, 400 मीटर। तो ये सभी मैग्नीट्यूड में आता है। मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू और यूनिट मिलाकर बोल सकते हो आप। ओके, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, डायरेक्शन भी होता है। मानी जितनी भी क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड होगा ही होगा। ओके, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। जैसे 200 मीटर, ये आपको, अब जैसे मान लो तुम दुकान में गए, आप बोले दुकान में सर, दुकान वाले को बोले कि दो चीनी दीजिए, दो चीनी। चीनी यानी शुगर। क्या 2 चीनी दे देगा? नहीं देगा। आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि चीनी को तुम तौलवाओगे, तौलने वाली चीज़ में मास होता है, द्रव्यमान होता है। तो तुम उसको बोलोगे सर 2 चीनी दीजिए, कहे पागल हो गया ये लड़का, पागल हो गया ये बंदा, ये बंदी, कहीं 2 चीनी कैसे देंगे। फिर को तुम बोलोगे नहीं आप केजी चीनी दीजिए, केजी, तब भी नहीं समझेगा। तुम उसको बोलोगे 2 केजी चीनी दीजिए, तो ये फुल इन्फॉर्मेशन होगा। तो 2 केजी चीनी दीजिए तो दे देगा। तो वो चीनी का जो वहाँ पर मास है 2 केजी है, 2 केजी। ओके, तो मास वहाँ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि तुम मास में उसको वेट कर तौल रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो। तो वो आपका फिजिकल क्वांटिटी 2 केजी, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा तो नहीं बोलोगे कि सर चीनी 2 केजी, उस दुकान वाले को ये नहीं बोलोगे, वर्क शॉप वाले को, कि 2 केजी चीनी ईस्ट दीजिए, 2 केजी चीनी वेस्ट दीजिए। ऐसा तो नहीं बोलोगे। क्या पागल हो गया ये, कितना फिजिक्स पढ़ लिया है, पागल हो गया है, ऐसे बोलेगा तुमको। नहीं जी, 2 केजी चीनी ईस्ट दीजिए, 2 केजी वेस्ट दीजिए। यानी कि चीनी के मास को तौलने के लिए, मास लेने के लिए आपको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ओके, 2 केजी चीनी पश्चिम दीजिए, 2 केजी चीनी पूरब दीजिए, 2 केजी चीनी उत्तर दीजिए, 2 केजी चीनी दक्षिण दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 2 केजी चीनी मांगेंगे, वो समझ जाएगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन क्या है सर? डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। न्यूज़ जिसको बोलते हो, न्यूज़ NEWS, जो न्यूज़ देखते हो आप लोग, तो वही न्यूज़, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यही होता है न्यूज़। ठीक है, तो डायरेक्शन यही है। जैसे अप डाउन राइट लेफ्ट, ये सभी आपका डायरेक्शन है। फ्रंट बैक, ये सब डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन, तो मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए हमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ को सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही हम लोग काम चला लेते हैं। तो जैसे कि डिस्टेंस हुआ, मास हुआ, टेम्परेचर हुआ। ओके, ये सभी आपका
स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर वेक्टर देखो, वेक्टर में सबसे बड़ी बात ये है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। माने उसको आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ज़्यादा आपको सम्मान देना पड़ेगा उसको, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन है। अरे देखो, सोचो आप लोग कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है, आप मेहनत कर रहे हो, आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, आप फिर भी आप कामयाब हो जाओगे? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कामयाब हो जाओगे। बहुत पढ़ाकू बच्चे लोग हैं, बहुत सारे मेहनती बच्चे हैं। कामयाब वही बच्चे होंगे जिनको डायरेक्शन होगा, जिनको एक गाइड करने वाला होगा। टीचर जैसे गाइडर होते हैं। टीचर गाइड करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। जैसे किसी का सपना है जी निकालना है, जी मेन जी एडवांस, ओके, किसी का सपना है नीट निकालना है, मेडिकल, तो वो क्या करेगा कि अपने मन से तो काम नहीं करेगा। सर कोई ना कोई उसको गाइड करने वाले होंगे, यानी किसी न किसी से वो गाइड ले रहा होगा, ओके। तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन। उसके लाइफ में डायरेक्शन रहेगा। मैग्नीट्यूड तो है कि वो मेहनत कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं था तो वो कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन डायरेक्शन अगर है तो वो कामयाब हो जाएगा। डायरेक्शन मतलब किस दिशा में जाना है, किस रुख में जाना है, किस जानिब जाना है, ओके। तो ये जो दिशा है ना, ये डायरेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिजिक्स में डायरेक्शन वाला जो क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन आ जाता है। तो याद ना, वेक्टर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आ गया? चलो, तो वेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर क्या है सर? तो वेक्टर आपका है जिसमें मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तीसरी बात भी होती है, वो बताऊंगा मैं आगे, कि मैग्नीट्यूड तो होता ही है, डायरेक्शन तो होता ही है, जो कि 9th में आप डेफिनेशन पढ़ते हो कि वेक्टर वो क्वांटिटी है यानी सदिश राशि जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों हो। तो ये इतना डेफिनेशन इनकम्प्लीट है इतना। उसके अलावा एक और है कि वेक्टर को जोड़ने के लिए, वेक्टर को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। उस लॉ को बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं इस लेक्चर में ही आपको आके समझाऊंगा अच्छा से। बस मेरे साथ बने रहो आखिर तक, ठीक है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अगर जो फॉलो करे उसको बोलते हैं, तब बोलते हैं वो वेक्टर है। जैसे मान लो तुम लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी है। इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मान लो करंट तुम फ्लो करा दो, एरो दे दे तो ऐसे करके, तो इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, क्योंकि सर एरो भी देते हैं वहाँ पे, अब मैग्नीट्यूड भी है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ओके। इस बात को दिमाग में बैठा लो। स्केलर ना बोल के उसको एक नया क्वांटिटी का नाम दिया गया है, क्योंकि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो तो उसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। लेकिन बात नहीं करना, स्केलर ही बोलना उसको, इलेक्ट्रिक करंट को, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अब कैसे क्यों होता है इसका आगे मैं जवाब देता हूँ। इतना याद ना कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, ओके, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। स्केलर बोल सकते हो, इसे जनरली उसका नाम है, पर्टिकुलरली नाम रखा गया है टेंसर, ठीक है। चलो, अलग उसको कैटेगरी में डाला गया। अब समझो, अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर का फील करवाएंगे आपको। वेक्टर का फील करना बहुत ज़रूरी है, डेफिनेशन रटना नहीं है। वेक्टर क्या होते हैं उसका फील करना। सुनो, चलो चलो, मैं एग्जाम्पल से आपको, मैंने 7-8 एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, पहला एग्जाम्पल है ये, देखो। जैसे ये एक बॉडी है, ये है, ओके। अब तुम क्या कर रहे हो, इस बॉडी को तुम इधर खींच रहे हो 10 न्यूटन से, मैंने इस फोर्स का नाम दे दिया F1। अब देखो फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात तो यह समझ लो कि जो फोर्स आप लोग लगाते हैं, फोर्स पुल और पुश, जो धकेलना और खींचना होता है, ये फोर्स है, ठीक है। अब ये फोर्स जो है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आप कैसे समझो सर वेक्टर क्वांटिटी, में बता रहा हूँ। जैसे देखो, मैं एक अच्छे समझाता हूँ आपको। जैसे कि इधर की एक, मैं 10 न्यूटन से इधर खींच रहा हूँ, अब मेरा एक दोस्त 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है इसी बॉडी को। पहले बॉडी रेस्ट में था, ठीक है। और इस बॉडी को मैंने इधर 10 न्यूटन से खींचा, 10 न्यूटन समान, इक्वल फोर्स से, इक्वल ताकत से, बराबर ताकत से। तो बराबर ताकत यानी समान, क्योंकि फोर्स का साइन यूनिट होता है न्यूटन। तो 10 न्यूटन से मैंने इधर खींचा इसको, और 10 न्यूटन से इधर भी खींचा, मैंने इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल फोर्स है ये, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है ये। तो क्या होगा कि क्या बॉडी कहीं जाएगा, बॉडी खिसकेगा अपनी जगह से। पहले अगर रेस्ट में था ये बॉडी, तो अभी भी रेस्ट में रहेगा। पूछो क्यों सर? क्योंकि जितना फोर्स इधर खींचा जा रहा है उतना ही फोर्स इधर खींचा जा रहा है। तो कोई भी ऑब्वियस सी बात है, कोई बोलेगा, कोई बच्चे को तुम पूछोगे कि ऐसा अगर करोगे कि इस बॉडी को तुम इधर खींचो इधर भी खींचो, तो हो सकता है कि बॉडी अगर कमजोर होगा तो ये बॉडी ही टूट जाएगा, ओके, इसका शेप चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी स्ट्रांग है तो ये यहीं जहाँ पर है वहीं रहेगा, बॉडी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। पूछो कर क्यों सर? क्योंकि इस बॉडी पे फोर्स तो काम कर रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स लग रहा है राइट, एक फोर्स लग रहा है लेफ्ट, ओके। लेकिन दोनों इक्वल है ना अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी दो फोर्स, दो वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। अब इसमें मैं बोलूँगा नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, नेट फोर्स,
दोनों फोर्स को मिला के नेट फोर्स कितना काम कर रहा है? देखो, नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स ही डिसाइड करेगा कि बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा, बॉडी अपना स्टेट को चेंज करेगा कि नहीं करेगा, अवस्था को चेंज करेगा कि नहीं करेगा, वो डिसाइड करेगा कौन? नेट रिजल्टेंट फोर्स। तो बताओ, दोनों फोर्स तो सेम है मैग्नीट्यूड में, आप डायरेक्शन में अपोजिट है, तो 10 न्यूटन कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। राइट के लिए प्लस लगाते हैं, लेफ्ट के लिए माइनस लगाते हैं, तो एफ प्लस F1 माइनस F2, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, घटा दो, 10 में 10 घटा जीरो। तो कभी भी अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दे दिया है, अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो उसका रिजल्टेंट जीरो होगा। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट किसको बोलते हैं? नेट टोटल फोर्स इस पर कितना काम कर रहा है, नेट 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 फोर्स बोलो या टोटल फोर्स बोलो या रिजल्टेंट फोर्स बोलो या इफेक्टिव फोर्स बोलो, तो इस पर नेट फोर्स जीरो है। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, इसलिए ये बॉडी अपनी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ओके, और अपोजिट होने की वजह से दोनों, मैं तुमसे पूछूं कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री है, क्योंकि दोनों वेक्टर अपोजिट है, तो दोनों फोर्सेस के बीच में जो है अपोजिट होने की वजह से एंगल 180 डिग्री है। तो मैंने लिखा यहाँ पे नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या बोलते हैं? कि जब दो या दो से ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा हो, तो उसका टोटल इफेक्ट, नेट इफेक्ट जो होगा वो उसका रिजल्टेंट फोर्स डिसाइड करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स ही डिसाइड करने वाला है कि बॉडी का पोजीशन चेंज होगा कि नहीं होगा। ओके, चलो, यहाँ पर जो F1 फोर्स है और F2 फोर्स है, ये दोनों फोर्स इक्वल है ना अपोजिट है। जब मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, तो मैग्नीट्यूड में एक चीज़ ध्यान देना, मैंने ये दोनों फोर्स का लेंथ रखा है, जो लेंथ है, ये लेंथ है ना, ये लेंथ वेक्टर को एरो से लिखते हैं, एरो दे करके, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ मैंने सेम रखा है। सेम क्यों रखा है सर? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो दोनों का लेंथ सेम रखना, लेंथ जो लंबाई है सेम रखना, और डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है। अब मैं तुमसे पूछूं, क्या F1 वेक्टर F2 वेक्टर इक्वल है? इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो सोचो, वेक्टर इक्वल नहीं है। इक्वल, कोई दो वेक्टर इक्वल तभी माना जाएगा जब उसका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। लेकिन यहाँ पर क्या है? मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। एक डायरेक्शन राइट है, एक डायरेक्शन लेफ्ट है। ठीक है, ये ईस्ट है, ओके, ये वेस्ट है, बोलते नहीं, सुनते हो ना? चलो, तो दो वेक्टर इक्वल तभी माना जाएगा जब उनका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इसलिए F1 वेक्टर F2 वेक्टर दोनों सेम नहीं है, इक्वल वेक्टर नहीं है। इसको F1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू F2 वेक्टर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, F1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू F2 वेक्टर। क्यों सर? दो वेक्टर इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं? दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं थोड़ा सादा पेज में ले जाता हूँ आपको। ओके, ध्यान देना, जैसे मान लो ये बॉडी था आपका, इधर लग रहा था फोर्स 10 न्यूटन, इसका नाम मैंने दे दिया, सॉरी एक मिनट फिर से बना देता हूँ, इधर लग रहा था 10 न्यूटन, सॉरी, हाँ चलो इधर से, ये 10 न्यूटन फोर्स है, 10 न्यूटन है, ये मैंने इसका नाम F1 दे दिया। एक फोर्स उतना ही बड़ा इधर इधर लगा दो, ये भी 10 न्यूटन है, ये F2 है, नाम इसका मैंने दे दिया। अब F2 वेक्टर का जो F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, देखो इसको पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F1, ओके, इसका वैल्यू 10 न्यूटन है। डायरेक्शन नहीं बताया गया। ओके, डायरेक्शन अगर बताना है तो राइट, इसका डायरेक्शन राइट बता दोगे, इसका डायरेक्शन लेफ्ट, यानी ईस्ट और वेस्ट। ओके ओके, ईस्ट और वेस्ट, ऐसा आंसर इज बेस्ट नहीं चलो कोई बात नहीं है, कोई सर आप अपना बड़ाई अपन खुद कर लेते हैं सर, कोई बात नहीं, तुम लोग करते नहीं हो तो कमेंट के जरिए बताते नहीं हो, आप लोग कमेंट के जरिए बताओ, जोश आएगा, हौसला आएगा। जो बुराई करने में पीछे मत रहो, ठीक है, बुराई में पीछे रहो, बुराई किसी का मत करो, लेकिन बुराई जरूर करो, ताकि अगला को हिम्मत मिले, हौसला मिले, ताकि आपके लिए अच्छा सा काम कर सके। ठीक है, चलो, तो 10 न्यूटन फोर्स इधर मैंने लगा दिया, तो ये मैग्नीट्यूड को इस तरह लिखा जाता है F1। मैंने कभी, मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, कि सिर्फ मैं F1 लिख दूंगा, सिर्फ एरो नहीं दूंगा, तो वेक्टर के लिए एरो आपको दिखाना पड़ेगा, एरो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब F1 मैं सिर्फ लिख दूंगा F1, तो समझना कि मैग्नीट्यूड लिख रहा है, तो मैग्नीट्यूड को एरो लगा के दो मॉडुलस का साइन दे दोगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और तुम सिर्फ F1 भी लिख दोगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। तो दोनों इक्वल वेक्टर थे, सॉरी, चलो चलो, तो मैंने यहाँ लिख दिया, देखो मैंने यहाँ आप लोगों के लिए लिख रखा है, थोड़ा सा ध्यान देना, मज़ा आ जाएगा। ओके, तो नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया, नेट रिजल्टेंट फोर्स, और नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, जीरो का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो जीरो एक वेक्टर भी बना सकते हो। तो जो आंसर ये है ना, ये जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर है, ये समझना बात को, ये जीरो वेक्टर है, इस पर एरो लगा देना, एरो मुझसे छूट गया है, जीरो वेक्टर, क्योंकि वेक्टर का रिजल्टेंट, वेक्टर को तुम वेक्टर में जब ऐड करोगे, वेक्टर को वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करोगे, जब वेक्टर को जोड़ोगे या घटाओगे, आंसर रिजल्टेंट में जीरो ही आना, वेक्टर ही आना है। ओके, तो वेक्टर का आंसर भी वेक्टर में आना है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन पे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके,
तो जब दो वेक्टर को या तीन वेक्टर को, जितने भी वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो तो आंसर में भी वेक्टर आना चाहिए, और माइनस जो घटाओगे भी तो आंसर में वेक्टर आना चाहिए। तो जीरो का कोई मतलब नहीं है, जीरो वेक्टर है वो, जीरो वेक्टर का रिजल्ट, वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैंने घटाया है, मैग्नीट्यूड लिया है, इसलिए आंसर बोलते हैं जीरो, ठीक है। लेकिन है ये जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, याद रखना बात को, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन अनडिफाइंड है, क्योंकि जीरो का डायरेक्शन किधर होगा, किधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इधर तो डायरेक्शन को नहीं लेना, ठीक है। चलो, हेयर F1 एंड F2 आर अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर, इसको बोलते हैं अपोजिट और या नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर। सर नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, दो लेंथ सेम है, डायरेक्शन अपोजिट हो, डायरेक्शन यानी 180 डिग्री हो, जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट रखा होगा तो एंगल 180 डिग्री होगा, तो उसको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। चलो ठीक है, चलो अब सुनो, अब एक और वेक्टर देखो, ये को एग्जांपल देखो, यही बॉडी है, अब मैंने इसको एक बॉडी इधर 10 न्यूटन इधर लग रहा है फोर्स F1, और F1 भी इधर ही लग रहा है, दोनों राइट डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी राइट में, ये भी राइट में, सिंपल बात है, 10 इधर लग रहा है, 10 इधर लग रहा है। अभी मान लो कि ये ठेला है, ओके, ठेला गाड़ी है, माल गाड़ी है, एक आदमी इसको आगे से धकेल रहा है और एक आदमी इसको पीछे से धक्का मार रहा है, इसी डायरेक्शन में धक्का मार रहा है, तो बताओ वो इस ठेला चलेगा कि रुकेगा? अरे ठेला चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अरे ये तुम कॉमन सेंस से बता सकते हो, वैसे कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन, सबके पास कॉमन सेंस नहीं होता है लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे पास। मैं अक्सर बोलता हूँ कि कॉमन सेंस सबके पास नहीं होता, कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन। ओके चलो कोई बात नहीं है। मैंने क्या बोला कि जो ये जो बॉडी है इस पर दोनों फोर्स इक्वल लग रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड का लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन भी सेम है, तो डायरेक्शन सेम है ना, तो इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। F1 वेक्टर और F2 वेक्टर जो दोनों फोर्स है, दोनों इक्वल फोर्स है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन का कहोगे सर डायरेक्शन क्यों सेम है? क्योंकि दोनों को राइट डायरेक्शन में, दोनों राइट डायरेक्शन में, तो इस केस में एंगल दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल 0 डिग्री है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, तो एंगल 0 डिग्री है। ओके, तो 10 न्यूटन 10 न्यूटन जोड़ दो सीधे सीधे, क्योंकि राइट डायरेक्शन में, राइट में प्लस ले लेंगे, तो 10 न्यूटन 10 न्यूटन करना हो जाएगा 20 न्यूटन। तो बताओ दोनों का लेंथ देखो सेम रखा हो गया, अब रिजल्टेंट करना हो गया, रिजल्टेंट हो गया 10 + 10 20 न्यूटन, नेट फोर्स बोलो। और डायरेक्शन क्या होगा? राइट, क्योंकि दोनों राइट का कैसे डिसाइड करोगे, राइट की लेफ्ट है? अरे ये जब बॉडी को हम इधर खींच रहे हैं, हम लोग भी इधर खींच रहे हैं, ये भी खींच रहा है इधर, ये हम भी इधर खींच रहे हैं, तो बॉडी मूव किधर करेगा? इधर मूव करेगा, तो बॉडी इधर मूव करेगा, नेट रिजल्टेंट का असर इधर होगा, तो रिजल्टेंट डिसाइड करेगा बॉडी का पोजीशन चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ये जो बॉडी है, बॉडी इधर मूव करेगा। अब इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है? 10 + 10 20, तो तुमने बड़का डंडा बनाया, यहाँ से लग रहा है, यहाँ से बड़का डंडा बनाया, 20 बराबर, तो कोई 10 बड़ा डंडा, ये बड़का डंडा, ये लेंथ है, ये लेंथ, ये लेंथ है, ये लेंथ का मैंने डबल लेंथ ले लिया, ये 20 न्यूटन। और रिजल्टेंट मैंने राइट क्यों बनाया? क्योंकि सर राइट ही तो जा रहा है, बॉडी राइट ही तो फोर्स लग रहा है, इसलिए तो मैंने यहाँ डायरेक्शन में मेंशन कर दिया राइट। 20 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है उसका रिजल्टेंट फोर्स, और जा रहा है डायरेक्ट राइट, उसका डायरेक्शन है नेट रिजल्टेंट फोर्स का। क्लियर? तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, आप डिसाइड कर पा रहे हो कि कौन रिजल्टेंट होगा और किधर बॉडी मूव करेगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। चूंकि ये दोनों फोर्स F1 फोर्स और F2 फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में फोर्स को सीधे ऐड कर देते हैं। जब भी तुमको याद रखना, जब भी तुमको कोई दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो कैंसिल करना, घटाना, सब्ट्रैक्ट करना, और सेम डायरेक्शन में होगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जोड़ देना, सीधे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। तो ये 10 10 20 न्यूटन हो गया। तो जब सेम डायरेक्शन होता है तो एंगल 0 डिग्री होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो 180 डिग्री होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल सब आपको फिजिक्स में, आपको न्यूमेरिकल बनाने में या थ्योरी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, ये समझ गया तो। चलो एक और एग्जाम्पल देखो, इसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? इक्वल वेक्टर होने के लिए देखो, ये देखो तीन, वैसे इक्वल वेक्टर होने के लिए 3 शर्त है। अभी सुन लो बात को, देखो ये फोर्स है F1, तो F2 भी फोर्स होना चाहिए, दोनों वेक्टर सेम होना चाहिए, दोनों वेक्टर फेस सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, पहला शर्त है। दूसरा शर्त है कि ये फोर्स है तो ये फोर्स है, ओके, वेलोसिटी वेक्टर है, उसे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के इक्वल करेंगे, वेलोसिटी को वेलोसिटी, ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के इक्वल कर सकते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए तभी इक्वल हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ओके, जैसे ऐसे डायरेक्शन है, ऐसे डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन देखो, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है। थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं। ये भी मान लो कि 5 मीटर, मान लो ये 5 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोलते हैं, मीटर लग जाता है, तो दोनों, ये दोनों इक्वल वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, दोनों ईस्ट में जा रहा है, ये भी ईस्ट में जा रहा है, डायरेक्शन सेम है। और ऐसे एक लाइन में भी लगा सकते हो, एक लाइन में भी दोनों वेक्टर को लगा सकते हो, एक लाइन में भी डायरेक्शन सेम हो जाता है। तो मान लो एक वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इक्वल यहाँ से आता है, इक्वल यहाँ से, तो इक्वल वेक्टर है ये, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो इक्वल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ओके चलो, तो यहाँ पर F1 F2 इक्वल वेक्टर है। चलो अब एक और क्वेश्चन सुनो, मैंने बोला ना कि सेम डायरेक्शन में वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड घटा देना। देखो
जैसे ये वेक्टर पर देख लो, इस वेक्टर पे देखो एक 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 डिग्री है, तो वेक्टर ऐड कर देंगे, सीधे ऐड कर देना, कुछ सोचना ही नहीं। तो 6 न्यूटन और 4 न्यूटन करना हो जाएगा 10 न्यूटन, दोनों को मिला के रिजल्टेंट भी राइट ही लगेगा, 10 न्यूटन हो गया। चलो, और डायरेक्शन की बताने की जरूरत, राइट डायरेक्शन राइट है, बताने की जरूरत नहीं है, फिगर में मैंने मेंशन कर दिया है। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें नेट रिजल्टेंट 2 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, 6 न्यूटन इधर लग रहा है, लेफ्ट ज़्यादा लग रहा है। तो एक चीज़ समझना कि जो रिजल्टेंट जो होने वाला है ना, रिजल्टेंट कौन डिसाइड करेगा, जो बड़ा फोर्स होगा, बड़ा फोर्स होगा वो रिजल्टेंट डिसाइड करेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड तो घट जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 6 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, अपोजिट है, अपोजिट में घटेगा, तो +6 है, -6 है, +2 कर दो, -4, क्योंकि बड़का वाला लेफ्ट में है, लेफ्ट के लिए माइनस ले लेते हैं और राइट के लिए प्लस लेते हैं, तो -6 अब +2, तो -4 हो जाएगा। -4 यानी लेफ्ट बनाना पड़ेगा। बड़ा फोर्स किधर है, बड़ा फोर्स मैग्नीट्यूड की, बड़ा मैग्नीट्यूड वाला फोर्स किधर है, वो इधर है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो नेट रिजल्टेंट भी नेट इधर होगा। तो 6 में से 4 घटा दो, 6 में से 4 घटा दोगे तो देखो, एक चीज़ देखो, मैं एक चीज़ तुमको जबरदस्त तरीके से समझाता हूँ, एक चीज़ मैं व्हाइट पेज पे आता हूँ, देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल देखो, ये 2 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, ठीक है, 6 न्यूटन है। मैं क्या करता हूँ, इस 6 न्यूटन को ऐसे बनाता हूँ, फिर समझना, ऐसे ऐसे करके 2 न्यूटन को ऐसे रहने दो, और 6 न्यूटन को दो दो टुकड़ा में तोड़ दो, ये 2 न्यूटन तोड़ दो अलग, और 4 न्यूटन तोड़ दो ऐसे अलग। ओके, सिंपल सा बात है। इससे क्या होगा, ये 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट, अब बच गया 4 न्यूटन, हो गया। फिगर में समझ में आया कितना जबरदस्त बात है। इस 6 न्यूटन को मैंने दो न्यूटन पर 6 न्यूटन लिख दिया, 4 तो 6 न्यूटन, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाता है, तो 4 2 न्यूटन और 4 न्यूटन, 2 न्यूटन ही कैंसिल हो जाएगा, 4 न्यूटन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि सर 2 न्यूटन क्यों लिखा, क्योंकि 2 न्यूटन था क्वेश्चन में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे भी बना सकते हो। तो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर को सीधे घट सब्ट्रैक्ट कर देते, 4 न्यूटन डायरेक्शन हो गया राइट लेफ्ट। ओके, चलो, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जबरदस्त है, बच्चों को अक्सर यहीं पर दिक्कत होता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलो मैं व्हाइट पर आता हूँ, पहले तब समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं तुमको बताऊँ, ये नदी है, जैसे मान लो ये नदी है, नदी पर ये यहाँ पर नाव है, नाव बोट, ठीक है, और नदी का धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है धारा का प्रवाह इस डायरेक्शन में, ठीक है। धारा का प्रवाह, धारा मतलब कि जो तो स्ट्रीम होता है, जो पानी की जो बहाव होती है, पानी के बहाव की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में। अब मान लो नाव का डायरेक्शन इधर है और पानी का बहाव का डायरेक्शन इधर, तब नाव को जब नाविक सेलर नाव को जब खेपता है, नाव को जब चलाता है, तो क्या नाव इस जहाँ पर चलना, मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, तो क्या नाव यहाँ आके रुकेगा, जल्दी बताओ, यहाँ आके रुकेगा क्या, तुम्हारा ये आंसर है? अगर ये आंसर है तो रॉन्ग आंसर है। ओके, क्यों सर? क्योंकि अगर ये नाव, ये जो तुम्हारा बॉडी है, ये बॉडी, एक तो नाव, उसको नाविक जो है अपने वेलोसिटी से इसको आगे ले जाना चाहता है, लेकिन पानी का बहाव तो इसको इधर ले जाना चाहता है, तो एक रिजल्ट, एक फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी वेक्टर बोलते हैं इसको, एक वेलोसिटी इधर लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो यहाँ कहीं होगा, यहाँ जाएगा बॉडी, यानी कि नाव यहाँ आके रुकेगा। तो जहाँ पे नाव को रुकना होता है ना, नाव का नाविक समझदार होता है, वो उसी हिसाब से चलता है कि मुझे यहाँ आके रुकना है, इसलिए वो यहाँ से चलेगा। लेकिन हम लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ से चलना शुरू करेगा तो यहाँ आके रुकेगा। अरे अगर नदी का बहाव नहीं होता, नदी में पानी नहीं बहता, तो तुमको नाव यहाँ के रुकता, बट यहाँ पर तो नदी का बहाव भी है और ये नाविक का अपना, नाव का अपना भी वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी इधर है, ये वेलोसिटी इधर है, नाव पानी का वेलोसिटी इधर है, तो क्या तुम इधर जाओगे कि इधर जाओगे? ना इधर जाओगे ना इधर जाओगे, बीच में कहीं जाओगे, ऐसा करके। ओके, ये समझना बहुत ज़रूरी है, समझाया? तो मैं पूछूँ आपको बताओ कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, मान लो ये, मान लो कि 10 न्यूटन है और ये 8 न्यूटन है मान लो। अब बताओ बॉडी किधर जाएगा? चलो जल्दी बताओ, 90 डिग्री पे लग रहा है, 90 पे लग रहा है बिल्कुल, बॉडी किधर लग जाएगा जल्दी बताओ? बॉडी जाएगा इधर, तो ओके। अब बॉडी कैसे जाएगा अभी बताता हूँ। क्या करो, एक पैरेललोग्राम बना लो या रेक्टेंगल बना लो, आयत बना लो, तो इसका मुंह, इसका जो हेड देख रहे हो, इसका हेड, उसको ज्वाइन करो ऐसे करके, आयत बना लो, आयत ऐसे करके। देखो मैं बना के दिखाता हूँ, तो रिजल्टेंट को डिसाइड करना बहुत आसान होगा। चलो ठीक है, ये हो गया, आयत बन गया। इसको रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, आयत, या पैरेललोग्राम बोलो, पैरेललोग्राम नहीं समान तो मैंने तैयार कर लिया। इसके दोनों वेक्टर के टेल से, दोनों वेक्टर का टेल यहाँ से, टेल से वो डायगोनल खींच दो, डायगोनल, ये डायगोनल, ये जो डायगोनल का लेंथ है ना, यही डायगोनल का लेंथ जो है वो रिजल्टेंट होगा, यही रिजल्टेंट हुआ, बात खत्म। ठीक है, अब रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है। मान लो ये 8 न्यूटन है, मान लो मैंने 8 न्यूटन मैं इसको बोल रहा हूँ, ये 8 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है मान लो, ठीक है। चलो, तो रिजल्टेंट अब बताओ, 8 न्यूटन ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, 6 न्यूटन ज़्यादा कम है, तो सिंपल सा बात है कि जो ये जो रिजल्टेंट है वो थोड़ा 8 न्यूटन की ओर खिसक जाएगा, थोड़ा इधर आ जाएगा, थोड़ा सा इधर झुकाव रहेगा। एंगल 90 है तो 45 से नहीं जाएगा, एंगल अगर 90 है तो 45 से नहीं जाएगा, 45 से कम एंगल पे जाएगा। अब मैं ये भी बताता हूँ कि इस केस में ये एंगल 37 डिग्री है। मैंने सॉल्व कर रखा है नोट्स में, चिंता मत करो, नोट्स में मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, आप लोग बहुत पेशेंसली सुनो बात को। तो ये 37 डिग्री है, क्यों सर इधर क्यों झुकाई है? क्योंकि ज़्यादा फोर्स ज़्यादा इधर लग रहा है।
अगर इक्वल फोर्स लगता है, अगर मान लो 8 न्यूटन ये भी है, 8 न्यूटन ये भी है, तो आंसर होता है ये जो रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट जाता है 45 डिग्री पे। क्यों सर? 90 है ना दोनों के बीच में यहाँ पे, तो 90 का आधा हो जाता है अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है। 6 न्यूटन ये, 6 न्यूटन ये, इक्वल मैग्नीट्यूड पे एंगल बाइसेक्टर से गुजरता है। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का दो फोर्स लग रहा है तो उसका जो रिजल्टेंट है, अगर दो इक्वल फोर्स लग रहा है किसी भी एंगल पे, तो उसका जो रिजल्टेंट है उसके एंगल बाइसेक्टर से गुजरेगा, यानी सेम एंगल को काट देगा, दो भाग में कर देगा, 45-45। लेकिन यहाँ पर तो एक फोर्स ज़्यादा एक फोर्स कम है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो दो इक्वल वाला केस में, यानी जब दो वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट है तो उसमें घटा देते हैं, और सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टर को जोड़ देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो घटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो उसका मैग्नीट्यूड ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर एंगल कुछ और हो, ना 0 डिग्री है ना 180 डिग्री है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि माने कि ये तो 90 का केस है, 90 के केस में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का केस लगाते हैं, समकोण त्रिभुज वाला रूल लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो देखो ना, ये 8 है, ये 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा। अभी निकालो, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 64, 100, 100 का 10, ये 10 न्यूटन आ जाएगा। इसका रिजल्टेंट हो गया 10 न्यूटन। तो देखो 8 और 6 का रिजल्टेंट 10 न्यूटन आया। इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। यही है वेक्टर का स्पेशल लॉ, वेक्टर का एडिशन लॉ। ये लॉ सिर्फ वेक्टर फॉलो करते हैं, स्केलर फॉलो नहीं करते हैं। तो जो मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक करंट देखो ना, सिंपल बात है कि देखो 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का जो रिजल्टेंट आया 10 न्यूटन आया। कितनी अजीब बात है, कितनी शॉकिंग बात है, समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ बात बता रहा हूँ मैं, कि 6 न्यूटन और 8 न्यूटन को जब जोड़ रहे हैं हम, तो आंसर आ रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन में आ रहा है। यही है वेक्टर, यही वेक्टर का कमाल है। थोड़ा सोचो, बहुत तुमको हैरान करेगा, बहुत हैरान करने वाली बात है कि 8 न्यूटन का रिजल्ट है, 6 न्यूटन का रिजल्ट 10 न्यूटन है। और इससे पहले मैंने जो स्लाइड पर लिया था आपको, स्लाइड में देखो, स्लाइड में 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का रिजल्टेंट, देखो 10 न्यूटन का रिजल्टेंट 0 भी आ रहा है, और 10 न्यूटन का रिजल्टेंट जो है आपको 20 भी आ रहा है। देखो तो 10-10 जुड़ भी गया। जुड़ता कब है? जब सेम डायरेक्शन होता है, अपोजिट। देखो यहाँ पे डायरेक्शन बहुत मायने रखता है। एक मिनट थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि थोड़ा आसान हो रहा है। ओके, मैं थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा धीरे धीरे करके बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो देखो यहाँ पर देखो कि आंसर कितना आया 0, यहाँ पर कितना आया सर 20 न्यूटन, 20 न्यूटन आया सेम डायरेक्शन में। तो देखो एंगल जब 180 डिग्री था, एंगल मैक्सिमम था, तो रिजल्टेंट मिनिमम आया है, 0 आया। ओके, और जब एंगल मैक्सिमम है, दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम 180 डिग्री एंगल बन सकता है। ओके, दो वेक्टर के बीच में एंगल मैक्सिमम 180 डिग्री बन सकता है। आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को। ओके, और दो वेक्टर के बीच में एंगल मिनिमम 0 डिग्री बन सकता है। तो मैक्सिमम 180 डिग्री कब बनेगा? जब दोनों वेक्टर अपोजिट हो, तो मैक्सिमम एंगल पर मिनिमम रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मिनिमम होगा। और मिनिमम एंगल पर, मिनिमम एंगल होगा तो मिनिमम एंगल पर मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा, बात खत्म। तो दो, मैं तुमसे पूछूं, ध्यान देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 न्यूटन और 10 न्यूटन दो फोर्स है, दोनों फोर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होगा? सर मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा 20 न्यूटन। 10 में 10 जोड़ दो। ओके, जब एंगल 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री में सेम डायरेक्शन, ओके, सेम डायरेक्शन में, तो एंगल मिनिमम तो रिजल्टेंट मैक्सिमम। ओके, लेकिन आप बोलेंगे मिनिमम रिजल्टेंट कितना होगा, तो मिनिमम रिजल्टेंट सर 10 न्यूटन, 10 न्यूटन घटा देंगे तो घटेगा, तो आंसर 0 हो जाएगा, 0 न्यूटन। ये कब होगा? घटेगा कब? सीधे सीधे तुम कब घटा सकते हो? जब एंगल कितना हो 0 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर क्या हो, अपोजिट हो। ओके, तो मिनिमम एंगल पर मैक्सिमम रिजल्टेंट और मैक्सिमम एंगल पर मिनिमम रिजल्टेंट, इस बात को याद ना। यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, देखो 0 डिग्री से 180 हुआ, रिजल्टेंट घट गया, सीधे 20 से 0 हो गया। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा रिजल्टेंट घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। यानी ये तो क्लियर हो गया कि 10 न्यूटन का जो आंसर है, एक फोर्स है 10 न्यूटन, एक फोर्स है 10 न्यूटन, दोनों को जब जोड़ोगे ना, तो इनका जो रिजल्टेंट का जो आंसर आएगा वो 0 न्यूटन और 20 न्यूटन के कहीं ना कहीं बीच में आएगा। यानी 0 न्यूटन से लेकर के 20 न्यूटन तक ही आएगा, 20 न्यूटन से बड़ा कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो 10 न्यूटन है और 10 न्यूटन मैंने लिख दिया, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, ये दो फोर्स मैंने लिख दिया। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है। तो मैं ऑप्शन में दे दूँ 25 न्यूटन, एक ऐसे दे दूँ 30 न्यूटन, ओके, 40 न्यूटन, ऐसे मैं दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं दे दूँ 15 न्यूटन। तो बताओ कौन कौन पॉसिबल है? ये पॉसिबल हो सकता है। 15 न्यूटन 10 के 0 से लेकर 20 के बीच में आता है। मैंने बताया कि इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट है 20 न्यूटन, क्योंकि 10-10-20 मिनिमम क्या होगा, 10 में 10 घटा दो, माइनस कर दो, तो 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा 20 न्यूटन, मिनिमम होगा 0, यानी 0 से लेकर के आंसर हो सकता है 20 न्यूटन तक। तो 15 0 और 20 के बीच में आता है, 25 तो नहीं आता, 30 तो नहीं आता, ये नहीं आता है, तो देख कर तुम बता सकते हो। तो मिनिमम एंगल पर मैक्सिमम रिजल्टेंट, जब 0 डिग्री एंगल है तो डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो उसके इसमें एंगल 0 डिग्री है, तो मिनिमम एंगल है, तो मिनिमम एंगल पर मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है।
और मैक्सिमम एंगल पर जब डायरेक्शन दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एंगल 180 डिग्री है, तो उस केस में मिनिमम रिजल्टेंट होता है, यानी कि आंसर होता है 0 न्यूटन। तो उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि मैं 8 न्यूटन लेता हूँ और 6 न्यूटन लेता हूँ, बताओ 8 न्यूटन और 6 न्यूटन का बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम होगा 8 6 14, ऐड कर दो, ऐड करो। ऐड कब होगा? जब सेम डायरेक्शन होगा तो। ओके, एक एक बात को ध्यान दो, 14 न्यूटन जब सेम डायरेक्शन होगा यानी कि एंगल 0 डिग्री होगा, यानी एंगल मिनिमम होगा। और 8 में 6 घटाओ तो 2 न्यूटन मिनिमम फोर्स हो, मिनिमम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा 2 न्यूटन, जब एंगल कितना हो 180 डिग्री अपोजिट हो। सेम तो नहीं कि घट के 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 2 से 14 के बीच में आएगा, 2 से 14 के बीच में, 2 से लेकर 14 तक। ओके, 2 न्यूटन से 14 न्यूटन, वो एंगल पर डिपेंड करेगा। एंगल मिनिमम है तो मैक्सिमम है, तो एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 14 से कम होता जाएगा, 14 से कम होता जाएगा, 14 से कम होता जाएगा, रिजल्टेंट घटता जाएगा। अब ध्यान देना, रिजल्टेंट घटते घटते बीच में 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ओके, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझो। तो देखो 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के अगर सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर है तो सीधे सीधे ऐड कर दो, रिजल्टेंट ऐड कर दोगे। अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटा दो 180 में। लेकिन अगर कोई 90 डिग्री पर है तो रेक्टेंगल बना दो। 90 डिग्री पर अगर है तो वो समकोण त्रिभुज वाला कंसेप्ट से ये निकल जाएगा, समकोण त्रिभुज वाला से। ओके, इससे निकल जाएगा। 90 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट तुम्हारा 90 समकोण त्रिभुज, यानी कि जैसे ये एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, मैं तो अच्छा से बनाता। ओके, बारिश हो गई है स्टार्ट। ये बारिश की पानी नहीं, ये बारिश की बूंदे, ये बूंदे की पानी बहुत मज़ा आ रहा है अभी। मौसम ठंडा ठंडा है, बड़ा सुहाना मौसम है। ओके, ये मौसम, ये मौसम, ये नदियाँ, ये सर कैसे गा रहे हैं, चलो फिगर में बना रहा हूँ। चलो आ गया, अब चलो ऐसे बना दिया मैंने। अब इसको क्या करो, कभी भी दो वेक्टर 90 डिग्री पर लग रहा हो तो उसके लिए रेक्टेंगल तैयार कर लो, आयत तैयार कर लो, आयत रेक्टेंगल मिला बना दो। और रेक्टेंगल का डायगोनल से इसको मिला दो, डायगोनल से मिला दो, डायगोनल का जो लेंथ होगा यही डायगोनल लेंथ जो आपका रिजल्टेंट का लेंथ होगा। अब इसको तुम कैसे निकालोगे इस लेंथ को? जब ये पता होगा, ये पता है मान लो 8 मीटर, ये पता 6 मीटर, तो ये पता चल जाएगा आपको, ये पता चल जाएगा। ओके, रिजल्टेंट निकाल सकते हो राइट हैंड हाइपोटेनस लगा करके। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस सम लगा के ये निकाल लोगे। ठीक है, चलो ये बहुत आसान है। तो 10 न्यूटन आएगा इस केस में। तो जब भी 90 डिग्री पर अगर लग रहा होगा, देखो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, तो कैंसिल कर देना, सेम सेम रहेगा। कैंसिल मतलब कि घटा देना। अब सेम मैग्नीट्यूड में लगेगा तो घट के 0 हो जाएगा, सेम में नहीं रहेगा तो घटा देना, और सेम डायरेक्शन में रहेगा तो जोड़ देना। ठीक है, लेकिन 90 डिग्री पे रहेगा, अगर 90 डिग्री पे अगर रहेगा तो उस केस में तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो हाइपोटेनस पाइथागोरस लगा के निकाल लेना। और डायरेक्शन अगर पता करना है तो ये एंगल पता कर लो, ये एंगल को अल्फा बोलते हैं। तो कभी भी ध्यान दो, ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट किसकी ओर ज़्यादा झुका हुआ है? 8 न्यूटन वेक्टर की ओर झुका हुआ है कि 6 न्यूटन वेक्टर की ओर झुका हुआ है? तो सिंपल सा बात है, ज़्यादा झुका हुआ है इसकी ओर, 8 न्यूटन फोर्स की ओर झुका हुआ है। क्यों? इक्वल तो नहीं जाएगा, इक्वल तब होता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। 45 आ जाएगा, लेकिन 45 से कम एंगल होगा ना, अल्फा का वैल्यू 45 से कम है। पूछो क्यों सर? क्योंकि ये 45 इसलिए है, अगर 45 तब होता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, 90 को दो इक्वल पार्ट में बांट देता। लेकिन ये जो है यहाँ पर ये 8 न्यूटन ज़्यादा है, तो ज़्यादा की ओर थोड़ा मुड़ जाएगा, थोड़ा झुका हुआ रहेगा, थोड़ा ज़्यादा की ओर झुक जाएगा ऐसा करके। ठीक है, 6 की ओर नहीं जाएगा। समझ लो बात को? तो ये एंगल 37 डिग्री आएगा। कैसे आएगा मैं बताऊंगा, 45 से कम होता है। तो डायरेक्शन जो निकालना है ना, तो 10 अल्फा लगा दोगे, 10 अल्फा का, कि पी बाई बी होता है, पी बाई बी हमको अल्फा चाहिए तो पी बाई बी लगा देना। तो कभी भी डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन मतलब एंगल, दिमाग में बैठा लो। कभी भी वेक्टर में डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? एंगल, एंगल निकालना है, तो एंगल निकाल दो। समझ में आ रहा है? एंगल में हमेशा 10 निकालना, 10 अल्फा। तो 10 अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी बाई बी, ये बेस हो जाएगा, यानी कि वाई वाला लेना, इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट, इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। वाई वाले को ऊपर रखना और नीचे एक्स कंपोनेंट को नीचे रखना। तो 6/8 हो जाएगा, 3/4 आंसर आ जाएगा। ये 37 डिग्री होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलो, तो भाई मैंने यहाँ पर समझाया आपको, देखो यार कि ये जो है एक 8 न्यूटन का फोर्स है, ये 6 न्यूटन का फोर्स है, तो किधर जाएगा ये नीचे थोड़ा झुक कर जाएगा, 8 न्यूटन झुक जाएगा। ओके, तो अब इसका रिजल्टेंट चाहिए, तो चूंकि ये 90 डिग्री पे लग रहा था तो एक रेक्टेंगल तैयार कर दो। और रेक्टेंगल तैयार करके तुम्हारा इसी से काम बन जाएगा। जनरल केस यही ज़्यादा इस्तेमाल होता है पूरी फिजिक्स में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यही केस फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल तैयार कर लो, और ये पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसी बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है कि दो वेक्टर जब दोनों वेक्टर का टेल टेल ज्वाइन हो, टेल टेल, तो इसका टेल हो गया, ये पॉइंट ई टेल, ये हेड हो गया। ओके, तो टेल टेल ज्वाइन हो तो उस टेल टेल से मिला करके एक रेक्टेंगल तैयार कर दो या पैरेललोग्राम तैयार कर दो, और उसके टेल से एक डायगोनल खींच दो, डायगोनल यानी विकर्ण डायगोनल खींच दोगे, वही डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। निकालो।
तो देखो आर निकालना है मुझे, ये आर है, ये आर है, आर मैंने नहीं लिखा, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो 8 6 का निकालो, तो 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मैंने जो निकाला है 10, 100 का स्क्वायर 10 न्यूटन, यानी रिजल्टेंट 10 न्यूटन आ गया। एंगल 90 डिग्री इसलिए। ओके, और हमको ये डायरेक्शन चाहिए कि इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है ये पता करना है। फिर से मेरी बात सुनना, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन पता करना है तो किस डायरेक्शन में, ना तो ये तो ईस्ट में है, ना तो ये वेस्ट में, ना नॉर्थ में। ये नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, तो ना तो नॉर्थ में ना ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के बीच में है। तो कितने एंगल पड़ता है, एंगल बताना पड़ेगा तुमको। किसके साथ, 8 न्यूटन के साथ, 6 न्यूटन के साथ भी बता सकते हो, लेकिन हम 8 न्यूटन के साथ बता रहे हैं। इसको अल्फा मैंने बोल दिया, तो 10 अल्फा इक्वल टू कर दो, 10 अल्फा ही लगाना, क्योंकि पी बाई बी निकालना, मुझे अल्फा चाहिए, पी पता है बी पता है, 10 ही लगाना पड़ेगा। कोई बच्चा बोलता है सर डायरेक्शन निकालने के लिए 10 का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो सिंपल सा बात है यार, यहाँ परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो 10 ही तो लगाओगे, तब तो अल्फा पता चलेगा। ओके, यानी कि मैं दो एक चीज़ समझना, जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है ना, रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है कि जिस रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन निकालना है वो किसी एक वेक्टर के साथ निकाला जाता है, या तो इस वेक्टर के साथ या तो इस वेक्टर के साथ, कोई एक वेक्टर के साथ निकालना है। ई वेक्टर के साथ निकालना है तो पी बाई बी कर दो, यानी कि इस वेक्टर को इस वेक्टर से भाग कर दो। अगर 8 न्यूटन के साथ करना है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 6 न्यूटन बाई 8 न्यूटन। अगर तुमको 6 के साथ निकालना है तो 8 न्यूटन बाई 6 न्यूटन हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल निकालेगा, मान लो ये बीटा है तो बेस ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके, समझ में आया बात को, तो याद आना बात को, तो 10 अल्फा निकाल दो, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, 3/4। और फिर एक चीज़ समझना, पूरे फिजिक्स में याद आना, जो मैं वाइट पे आता हूँ, जब भी तुमको ये 3 4 5 आ जाए, तुम पाइथागोरस नंबर में जानते हो, समकोण त्रिभुज अगर 3 हो, ये 4 हो, ये 5 होगा, ये होगा, तो ये फेमस ट्राइंगल है। जब भी 3 4 5 हो, कभी भी 3 4 5 हो, तो ये एंगल 37 डिग्री होता है और ये एंगल 53 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों कोण जोड़ के 90 होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा बात। देखो ये 3 है, 3 के सामने छोटा एंगल है, 4 के सामने बड़ा एंगल। कभी भी जैसे मान लो यहाँ पे मान लो कि ये मैंने बोल दिया ये 4 है, ये 3 है, उल्टा बोल दिया ये 5 है, तो ये 53 डिग्री हो जाएगा, ये 53 डिग्री, 4 के सामने बड़ा एंगल है, 37 ये हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। तो कभी भी तुमको 3 4 5 वाला ट्रायंगल दिखाई दे, कभी भी 3 4 5 वाला ट्रायंगल दिखाई दे, तो उसमें समझना कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, अगर तो 37 डिग्री ये रहेगा। तो कभी भी डिग्री दी तुमको दिया हुआ है 10 37 डिग्री, एंगल दिया हुआ है 10 30, तुम क्या करोगे, एक ट्रायंगल बनाओगे भाई 3 4 5 वाला। ओके, ऐसा करके 3 4 5 वाला, ये दे दो 37 डिग्री, ये इसके सामने 3 लिख दोगे, 104 लिख दोगे, 105 लिख दोगे, यह 100% पूरे का फिजिक्स में काम आएगा ये। ओके चलो, तो मैंने भाई किया, तो ये अल्फा 37 डिग्री हो गया। अल्फा 37 क्यों हुआ सर, ये 45 से कम क्यों हुआ बताओ तो। अगर इक्वल फोर्स होता तो ये 45 से जाता, 45 से, लेकिन इक्वल फोर्स तो नहीं है, यहाँ पर 8 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, तो 37 डिग्री आया, 45 से कम आया, क्योंकि 8 की ओर क्यों झुक गया, थोड़ा कम क्यों हो गया एंगल, 8 की तरफ झुक गया, क्योंकि ये 8 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इधर खिसकेगा, थोड़ा इधर खिसकेगा, खिसक गया। चलो अब उल्टा बात, अब मैं क्या बात बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना, अब यहीं से क्वेश्चन समझ में आएगा आपको कि हाउ टू ब्रेक कंपोनेंट। ओके, हाउ टू ब्रेक अ वेक्टर इन कंपोनेंट्स। वेक्टर को कंपोनेंट में कैसे तोड़ते हैं, क्यों तोड़ते हैं, पहली बात तो कैसे तोड़ते हैं और फिर क्यों तोड़ते हैं, ये उसके क्या फ़ायदे हैं, ये ही बच्चों को बहुत सताता है। जो बच्चा 11th में वेक्टर नहीं पढ़ता है तो बड़ा सताता है। ओके, सताना भी नहीं आता सर, 11th में नहीं पढ़ा सर, हम लोगों ने 11th बहुत बर्बाद कर लिया सर, मैंने बर्बाद कर लिया। डोंट क्राई, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, डोंट नीड टू क्राई। ओके, आई एम टू फॉर यू। ओके, डोंट वरी, जब तक हूँ मैं तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरा जो टॉपिक में 12th में आपको 11th के कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, मैं सारी बात मैं बताऊंगा आपको, एक एक चीज़ बताऊंगा, चिंता नहीं करो, ऑपरेशन कर दूंगा पूरा, पर कच्चा उड़ा दूंगा उसका, सो डोंट वरी। तो देखो वेक्टर से तुमको प्यार हो जाएगा, फिजिक्स से प्यार होगा, यू विल फॉल इन लव विथ फिजिक्स। ओके, फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा तुमको, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम इन लव, ओ बेबी, आई एम इन लव, ओ सर, किसके साथ सर लव किस में है, यस आई एम लव विथ फिजिक्स, साइंस, मज़ा आ गया मुझे। चलो आप लोगों को भी एकदम प्यार करा दूंगा फिजिक्स से, चिंता मत करो। ओके चलो, तो देखो बहुत इजी सब्जेक्ट है फिजिक्स, बस पढ़ाने वाला होना चाहिए। दो फिजिक्स आज का वेक्टर पढ़ने का तुम लोगों को मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मैंने क्या किया कि दो वेक्टर दिया हुआ था, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकल गया, रिजल्टेंट निकला 10 न्यूटन, एंगल निकला 37 डिग्री, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है 90 डिग्री पे। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, सुनना अच्छे से, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर कितने वेक्टर से बना हुआ है, ये एक वेक्टर इससे बना हुआ है, एक वेक्टर इससे बना हुआ है, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। बेस ये जो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ओके, तो कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर, सुनना मेरी बात को, कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर, कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर वो दो वेक्टर से बना हुआ होगा,
एक वेक्टर होगा उसका हॉरिजॉन्टल में, एक वेक्टर होगा उसका वर्टिकल में। सो ऑलवेज रिमेंबर, देखो मैंने क्या किया, दो वेक्टर यहाँ दिया हुआ था, हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ था, वर्टिकल में दिया हुआ था, तो उसका मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया। ओके, अब उल्टा करो कि अगर रिजल्टेंट मुझे पता है और डायरेक्शन पता है कितना एंगल है उसका, ओके, तो आराम से उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकाला जा सकता है। यानी कि एक वेक्टर दो वेक्टर से बनता है। जब दो वेक्टर दिया हुआ है तो उसका एक वेक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। अब उल्टा है, अगर रिजल्टेंट दिया हुआ है तो हम उसका दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, दोनों वेक्टर पता कर सकते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा उसका और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। उल्टा माने मैग्नीट्यूड से, सॉरी, रिजल्टेंट से हम उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। सिर्फ उसका पता होना चाहिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और एंगल। देखो आप उल्टा करता हूँ, मैं समझाता हूँ। ये देखो क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन है आपका, वही सेम क्वेश्चन है। 10 न्यूटन है, 37 डिग्री दिया हुआ है, 37 डिग्री, ठीक है। चलो एंगल कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल 37 डिग्री लिया क्योंकि उसमें 3/5 4/5 ये सब इस्तेमाल होगा। अब सुनो, अब इसका मैंने फिगर बनाया, चलो इसका फिगर, इसका कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे, सुनना, फिगर कंपोनेंट कैसे तोड़ा जाता है। ओके, तुम खुद समझ जाओगे कैसे आंसर निकला, ये बताता हूँ, ठीक है। क्या करो, ध्यान देना अच्छे से, पहले फिगर तैयार करो ऐसे। ओके, सिंपल सा बात है, ये जो वेक्टर जो बना, ये वेक्टर कैसे बना होगा, ये वेक्टर बना होगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से एक वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसे बना होगा। तब तो मैं उल्टा कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर ऐसे दिया हुआ था, दो वेक्टर दिया होता तो उसका रिजल्टेंट पता चल गया था। लेकिन अभी क्या, ये इसका ये रिजल्टेंट दिया हुआ है और डायरेक्शन पता है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ो, सिंपल सा बात है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ो, मैंने तोड़ दिया ऐसे करके। अब इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू निकालना मुझे, तो क्या करो, एक ट्रायंगल तैयार, एक रेक्टेंगल तैयार कर लो, एक रेक्टेंगल तैयार कर लो ऐसे करके। मैंने रेक्टेंगल तैयार कर दिया, दो तैयार कर लिया। ये वैल्यू 6 मीटर नहीं आया, वो निकाल के आया, कैसे आया बताता हूँ मैं। ओके, अब मुझे एंगल पता है और ये 10 पता है। सिंपल सा बात है, फिगर को देखो, इस फिगर को देखो, ये फिगर को देखो, मुझे ये 10 पता है, 37 पता है, तो मुझे चाहिए यहाँ पर क्या, ये चाहिए, ओ ए चाहिए। ओ ए क्या है सर, ओ ए आपका है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जो ए बी है, ए बी तो इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ए बी जो है आपका वो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हो या वाई कंपोनेंट बोल सकते हो, तो ए भी यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी कि ये जो वेक्टर का ये जो पार्ट है ये वर्टिकल कंपोनेंट है या वाई कंपोनेंट है, ये जो तुम्हारा एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या एक्स कंपोनेंट बोल दो, ठीक है। तो इस वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, ये जो वेक्टर है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वेक्टर कंपोनेंट, जिससे वो बना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब दो कंपोनेंट दिया रहता है तो रिजल्टेंट तो निकाल लेते हैं, लेकिन रिजल्टेंट से कंपोनेंट निकालना ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही समझदारी वाली बात है, बहुत ही यूजफुल वाली बात है, यानी बहुत यूज होगा कि एक वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ सकते हैं, दो वेक्टर में, ठीक है। तो तोड़ो 10 न्यूटन को, ऐसे ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो, तो तोड़ दिया मैंने। निकालना क्या पे आंसर, वैल्यू निकालना, ओ ए का मैग्नीट्यूड निकालो, ओ ए निकालना है, ए भी निकालना है, तो ओ ए और ए बी। अब सिंपल बात है, यहाँ पे हाइपोटेनस पता है, इस ट्रायंगल में देखो मैंने फिगर बना दिया आपके लिए, इस ट्रायंगल में ओ ए बी में देखो एंगल 37 डिग्री मैंने दिखा दिया यहाँ पे। तो 10 न्यूटन पता है उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और ए बी निकालना है और ओ ए निकालना है। ओ ए क्या है बताओ, ओ ए क्या है, बेस, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। तो मुझे अगर बेस चाहिए तो कॉस निकालना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। हाइपोटेनस पता है और बेस चाहिए, बेस। बेस क्यों चाहिए सर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ बेस है। तो सिंपल सा बात है, बेस में क्या आता है, हाइपोटेनस पता है, अब बेस हमको निकालना है। तो बेस में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, कहीं से भटकना नहीं। तो बेस हमें निकालना है, तो बेस में, बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, बेस हाइपोटेनस कॉस थीटा में आता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। ओके, तो बेस, इसलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी निकालते हैं तो कॉस का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग ये बात कभी नहीं समझे होगे, बच्चा लोगों को रटवाया जाता है, फिजिक्स वाले टीचर रटवाते हैं, रटवाना नहीं है। बेस पता करना है आपको तो कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस इस्तेमाल करते हैं बेस निकालने के लिए, कॉस, क्योंकि कॉस के फॉर्मूला में बेस आता है। अब बताओ, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर निकालना मुझे, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में आता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये निकालना पड़ेगा। तो बेस निकालने के लिए कॉस का इस्तेमाल करेंगे, आप परपेंडिकुलर निकालने के लिए साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो तुम्हारे सामने में फिगर मैंने बनाया, देखो। ओके, देखो कॉस 37 थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा। देखो कॉस 37 का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, सॉरी बी बाई एच, तो बेस हो गया ओ ए, और एच हो गया हाइपोटेनस, हो गया ओ बी। मैंने ओ ए बाई ओ बी लिख दिया, और ओ बी वैल्यू मैं नहीं पुट कर रहा हूँ, इस सवाल से तुम्हारा थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा, इसे थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। देखो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी कॉस थीटा, ओ बी कॉस थीटा, ओ ए क्या है, बेस है, तो देखो ओ बी कॉस थीटा, ओ बी कॉस थीटा, यानी कभी भी तुम हाइपोटेनस में, ओके, कॉस से मल्टीप्लाई कर दोगे,
हाइपोटेनस, यहाँ देखो ना अच्छा से, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ प्रूफ करके बताया, तो आप प्रूफ याद करने की ऐसे बार बार करने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम ओ बी में यानी कि हाइपोटेनस में यानी कि रिजल्टेंट में तुम कॉस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा बेस निकल जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकल जाएगा। ठीक है, और रखो वैल्यू ओ बी का वैल्यू कितना है, ओ बी का वैल्यू 10 है, 10 कॉस 37 हो गया। कॉस 37 का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, तो ये फिगर देखो, ये वाला फिगर ट्रायंगल कॉस 30, ये ट्रायंगल मतलब 37 डिग्री है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने बोला था कि 3 4 5 वाला ट्रायंगल याद रखना, 3 4 5 वाला ट्रायंगल याद रखना। तो कॉस 37 का वैल्यू कैसे निकालोगे, पी बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच 4/5 मैंने यहाँ रख दिया, 5 गुना 10 10 4 गुना 8 न्यूटन, तो 8 न्यूटन था पहले शुरू में, 8 न्यूटन आ गया। ठीक है, चलो तो इतना याद ना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए कॉस से मल्टीप्लाई करना, तो कितना आसान है, ओ ए निकालना है तो 10 में कॉस 37 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। अब चलो, अब उल्टा परपेंडिकुलर निकालना है, तो देखो साइन 37 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना अच्छा से। ओके, साइन 37 का वैल्यू क्या होगा, एंड ए बी बाई हाइपोटेन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई एच, तो पी बाई एच पी हो गया ए बी इक्वल टू ओ बी साइन 37, और ओ बी 10 है 10 साइन 37, सिंपल सा बात है। तो एकदम समझ लो कि अगर हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए तो 10 रिजल्टेंट को कॉस से मल्टीप्लाई कर दोगे, को जो भी एंगल होगा एंगल के साथ कॉस का, उस एंगल का कॉसाइन ले लोगे, कॉस ले लोगे। अगर वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 साइन 37 डिग्री। अब साइन 37 डिग्री वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालो, इस ट्रायंगल से निकालो। ओके, इस ट्रायंगल से जो दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, साइन पी बाई एच 3/5 हो जाएगा, रख दो 3/5 यहाँ पे। ओके चलो, 3/5 रख दो, 3/5 रख दिया, 5 2 10 6 न्यूटन हो गया, समझे। तो देखो ये आ गया 8 न्यूटन और 6 न्यूटन। तो रिजल्टेंट का दो चीज़ पता है मुझे, मैग्नीट्यूड पता है और डायरेक्शन पता है। तो मैग्नीट्यूड पता है और डायरेक्शन पता है तो आराम से उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बना सकते हैं, आप वर्टिकल कंपोनेंट भी बना सकते हैं। माने जिन दो कंपोनेंट से वो वेक्टर बना है ना, उन दो कंपोनेंट को पता करना है, तो उसको क्या करोगे, उसके मैग्नीट्यूड को, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेस निकल जाएगा। आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट से हम लोग कंपोनेंट पता करेंगे। मैंने यहाँ पर एक थ्योरी लिख दिया छोटा सा आपके लिए, देखो एक रिजल्टेंट फार्मूला बनाने के लिए आर है थीटा है, तो R1 इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, R2 इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। ओके, हॉरिजॉन्टल जो किसको होता है, हॉरिजॉन्टल कहते हैं जो थीटा के साथ सटा होता है, थीटा टचिंग को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में हमेशा कॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को RX भी बोलते हैं, R11 भी बोलते हैं, R11 पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल। ओके, तो जो ये जो ना ये पैरेलल कंपोनेंट कहलाता है। तो RX यानी कि एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको R11 भी बोलते हैं, R11 नहीं है, R11 नहीं पढ़ना है इसको, ये तुम्हारा पैरेलल कंपोनेंट के इस्तेमाल होता है, पैरेलल। तो या तो RX लिखो या पैरेलल कंपोनेंट बोलो, इसका नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, याद ना बात को। तब मैंने क्या बताया था आपको कि रिजल्टेंट R है, यहाँ पे रिजल्टेंट में कॉस से मल्टीप्लाई कर दो तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो R cos थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। फिर भाई निकालना है, मैं तरीका बताया इस तरीके से याद ना, बस सिंपल तरीका, टेंशन मत लेना। R2 हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, तो R2 को RY बोलते हैं या R परपेंडिकुलर बोलते हैं, R परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे R परपेंडिकुलर। तो इसको तरीका है सिंबल के, ये सब सिंबल मैं कहने क्यों लिख दिया, क्योंकि पूरे फिजिक्स में सिंबल सब यूज होता रहता है, तो बच्चा कन्फ्यूज होता है सर ये है क्या। तो RY हो गया आपको क्या चीज़, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ओके, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट। तो RY बोलो या वाई कंपोनेंट भी बोल सकते हो, R2 मैंने यहाँ पर नाम दिया R sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए इसके मैग्नीट्यूड के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड में साइंस कॉस से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, एक बार फिर कि जो भी तुमको रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो तुमको उस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात खत्म। अगर तुमको उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात खत्म। ये चीज़ याद रखना बात को। और अगर एंगल निकालना है तो टेन थीटा इस्तेमाल कर लो, टेन थीटा का करोगे, टेन थीटा इक्वल टू होता है ये वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, R2/R1, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्लाइड समझ में आ गया होगा पूरा। तो एक स्लाइड समझाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, कितना टाइम लेना पड़ा, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं आता ये चीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल है, मैंने बहुत डिटेल से बताया। चलो आ जाओ, अब और क्वेश्चन देखो। अब कहोगे सर अब ये बात समझ में आ गया, सर ये आपकी बात समझ में आ गई कि अगर अब सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर लग रहा है, दो वेक्टर लग रहा है तो ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है घटा देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन अगर 90 पे लग रहा है सर, 90 पे लग रहा है तो रेक्टेंगल कंप्लीट करके आयत कंप्लीट करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो रिजल्टेंट पता चल जाएगा, ठीक है। एंगल भी पता चल जाएगा, टेन थीटा टेन अल्फा इक्वल टू, यही के सबसे ज़्यादा मिलेगा तुमको फिजिक्स में। लेकिन अगर मान लो सर, अगर मान लो दो वेक्टर 60 डिग्री पे लग रहा है, 60 डिग्री पे लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। जैसे मान लो ये 10 न्यूटन है, ओके, ये भी 10 न्यूटन है मान लो, अब दोनों का रिजल्टेंट 30 से गुजरेगा, 30 से 30 से गुजरेगा,
कितना से गुजरेगा, 30 डिग्री से गुजरेगा, 30 डिग्री से ज़्यादा। क्यों सर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो 60 को आधा कर दो। मैंने बताया था ना कि जब भी दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा तो उसका रिजल्टेंट उसके एंगल बाइसेक्टर से गुजरेगा। दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा ना उसको वो आधा कर देगा, एंगल बाइसेक्टर। ओके, यानी कि कोनों के समद्विभाजक से होकर गुजरेगा, एंगल बाइसेक्टर से गुजरेगा। ठीक है, अब 30 ये एंगल, ये जो रिजल्टेंट गुजरेगा कितना से गुजरेगा, 30 डिग्री। अब वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन या 10-20 के बीच में, 10-20 के बीच में होगा। कि 20 तब होता जब सेम डायरेक्शन होता, यानी 10 और 20 के बीच में होगा कहीं ना कहीं। अब कैसे होगा, कैसे बनाओ, ध्यान दो। जैसे मान लो ये 60 डिग्री है, मैं फिगर बनाना, ध्यान देना, अच्छा समझना। चलो ये दोनों 10 न्यूटन है। चलो अब इसको मुझे पता करना है कि ये इसका रिजल्टेंट कितना होगा 60 डिग्री पे। मान लो ये 60 डिग्री है, तो इसका पहले पैरेललोग्राम तैयार करो। पैरेललोग्राम तैयार कैसे करोगे, इस वेक्टर को उठा के यार रखो एकदम सेम, तो ये डॉट किया, इतना ही बड़ा कर दिया। अब इसको यहाँ से मिला दो, ये सेम हो गया। अब इसकी डायगोनल मिला दो, ये डायगोनल जो होगा ना, यही डायगोनल तुम्हारा रिजल्टेंट हुआ। पैरेललोग्राम लो, इसके टेल से गुजरेगा ये डायगोनल नहीं कभी लेंगे, ये डायगोनल कभी नहीं लेंगे, ये डायगोनल लेंगे। तो ये डायगोनल का जो रिजल्टेंट होगा यही आपका रिजल्टेंट होगा, बात खत्म। रिजल्टेंट सिंपल सा बात है, 6 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है। तो ये जो रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट आपका 6 न्यूटन नहीं होगा। पहली बात तो ये 6 न्यूटन से ज़्यादा होगा, देखने से लड़ा देखो 6 न्यूटन, यहाँ से यहाँ तक ही 6 पुड़ गया, 6 से ज़्यादा होगा, 8 के करीब होगा, 8 और 9 के बीच में होगा। कितना आएगा, मैं जवाब देता हूँ इसका। इसका आंसर आएगा 6√2, 6√3। कितना आएगा देखो ना, कैसे निकाल देता हूँ मैं। आंसर था 2 × 6 cos 30 हो गया, तो √6√3 आंसर आएगा, 6√3 न्यूटन आएगा। कैसे आएगा मैं जवाब दूंगा, मैं आपको चिंता मत करना। ओके, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री था, तो ये टोटल एंगल 60 था, ये एंगल आधा कितना आधा बच जाएगा 30 डिग्री। तो फॉर्मूला मैं बताऊंगा अभी कैसे होगा, 6√3 न्यूटन, वो जवाब दूंगा। 6 जोड़ो, ये 8 और 9 के बीच में ये 9 से भी बड़ा है, 9 से बड़ा न्यूटन ये फोर्स है। ठीक है, चलो तो ये रिजल्टेंट समझ आ गया। चलो तो अब ये बताओ, ये इसके लिए कोई ना कोई रिजल्टेंट निकालने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री तो नहीं कि पाइथागोरस सम लगा दोगे, समझ रहे हो। तो एंगल 90 डिग्री नहीं रहा है ना, वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहा है, सेम में तो सीधे सीधे जोड़ देते हैं, अपोजिट में घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। लेकिन एंगल से 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में पाइथागोरस सम लगा देते हैं और टेन अल्फा लगा देते हैं सीधे सीधे डायरेक्शन निकालने के लिए। लेकिन अगर मान लो कि एंगल 90 डिग्री छोड़ के, 0 डिग्री छोड़ के, 180 डिग्री छोड़ के कुछ भी है, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला होगा ना, जनरलाइज फॉर्म में सबके लिए लागू हो जाता है। एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है आप लोगों के लिए, देखो देखो ये फॉर्मूला बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो देखो अगला स्लाइड पे, हाँ देखो मैंने लिख दिया रिजल्ट निकालने के लिए कोई भी एंगल रहेगा, कोई भी एंगल, देखो मैंने लिख दिया कोई भी एंगल, ये फिगर मान लो कोई भी एंगल थीटा है, मान लो पूरा एंगल थीटा है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। देखो कभी भी वेक्टर के बीच का एंगल देखना होगा ना, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी देखोगे तब देखो जब दोनों वेक्टर का टेल ज्वाइन हो जाए एक पॉइंट पे, टेल एक पॉइंट पे ज्वाइन होना चाहिए, बात को याद रखना, टेल या हेड। तो देखो एंगल थीटा है, टोटल एंगल मैंने थीटा बोल दिया इसका। अब रिजल्टेंट जो जाएगा वो इस एंगल पे जाएगा, कम ज़्यादा हो सकता है। तो मैंने यहाँ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा लिया है, अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कम लिया है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा नीचे झुका दिया है। ठीक है, चलो तो इक्वल पता को कब जाता है, अरे अल्फा थीटा/2 हो जाता है, पूरा एंगल थीटा होता है। अगर ये पूरा एंगल थीटा है और एंगल ये पूरा दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता, तो एंगल थीटा/2 हो जाता, क्योंकि इक्वल एंगल पे जाता, बाइसेक्टर पे जाता। अब इसका सुनो, इसका रिजल्टेंट किसी भी एंगल पे रहेगा दो वेक्टर, उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है, R = √a² + b² + 2ab cos θ। R = √a² + b² + 2ab cos θ। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये याद आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो वेक्टर किसी भी एंगल पर है, किसी भी एंगल पर है, तो उसका रिजल्ट निकालने का ये फॉर्मूला है। ये हर केस में ये फॉर्मूला लगा सकते हो, हर केस में। 0 डिग्री वाला केस में भी तुम लगा सकते हो। 0 डिग्री जो था सेम डायरेक्शन में, ऐसा था ऐसे सेम डायरेक्शन में, तो वेक्टर क्या होता है, जुड़ जाता है, जुड़ना है तो 0 डिग्री रख दो, किसी cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। अरे फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर एकदम जस्ट देखो, a² + b² + 2ab, खाली cos लगा देना। अब सेम डायरेक्शन में क्या होता है, वेक्टर जुड़ जाता है, तुम रखो यहाँ 0 डिग्री, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो a + b हो जाएगा, सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, देखो ऐड हो गया। और ये मान लो सेम अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट इधर है एक इधर है, तो अपोजिट में 180 डिग्री रहता है, cos 180 का होल कितना होता है -1 रखोगे यहाँ पे, तो a² + b² -2ab, तो a - b का होल स्क्वायर घट गया, अपने आप a - b घट गया, तो अपोजिट में घटता है, सेम डायरेक्शन में जुड़ जाता है। वो ये फॉर्मूला तुमको प्रूफ कर रहा है, ये फॉर्मूला से पता चल रहा है। तो ये फॉर्मूला तो कहेंगे कि फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपोजिट में सीधे माइनस करना और सेम में डायरेक्टली जोड़ देना, ऐड कर देना। ओके, लेकिन जब कोई और एंगल रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। थीटा क्या है सर, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल है, कुछ भी हो सकता है। एंगल सेम रहेगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो इक्वल माने एंगल बाइसेक्टर से गुजरेगा। ओके, ध्यान देना बात को। और अल्फा क्या है सर, अल्फा इस मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वेक्टर ए के साथ, वेक्टर ए के साथ है। ठीक है, वेक्टर ए के साथ लोगे तो बी ऊपर रखोगे, अब बी के साथ लोगे तो ए ऊपर रखोगे, याद ना बात को, कभी कभी यूज होगा फिजिक्स में। ठीक है, चलो तो अल्फा है
तो देखो अल्फा निकालना है, टेन अल्फा निकालना था, मैंने बोला था कि डायरेक्शन कभी पता करना है तो टेन का इस्तेमाल करना है, कभी भी साइन कॉस का इस्तेमाल नहीं करना है, टेन का इस्तेमाल करना। और रीजन मैंने बताया था कि वो परपेंडिकुलर बेस जो है सिर्फ टेन में आता है, ठीक है। तो कभी भी रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता करना होगा तो टेन अल्फा लगा देना। तो कैसे निकालोगे, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला याद ना, ये किसी भी एंगल के लिए ये 90 वाला केस नहीं है, ये 90 वाला में सीधे सीधे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कर दिया गया था, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बट यहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। तो बी साइन थीटा ऊपर रखना है, बी ए के साथ निकालोगे एंगल तो बी के साथ लोगे, तो बी साइन थीटा ऊपर, तो बी साइन थीटा और नीचे बी कॉस थीटा, और नीचे यहाँ ए जोड़ दोगे। अगर ए के साथ निकाल रहे हो तो ए एक बार इस्तेमाल होगा, ए यहाँ इस्तेमाल होगा नीचे में। अब बी साइन थीटा बी कॉस थीटा ऐसे लिखना, साइन में कॉस टेन हो जाएगा, ऐसे ठीक याद रख सकते हो। उसके बाद अगर मान लो ए के साथ ले रहे हो, मान लो ये बीटा होता है, बीटा एंगल निकालना होता है, क्योंकि रिजल्टेंट का तुम डायरेक्शन ए के साथ भी निकाल सकते हो, बी के साथ भी निकाल सकते हो, वो डिपेंड करता है। तो अगर ए के साथ निकाल रहे हो तो ऊपर लेना पड़ेगा बी साइन थीटा बी कॉस थीटा, नीचे यहाँ पर ए। अगर तुम बी के साथ निकाल रहे हो तो ऊपर लेना पड़ेगा ए साइन थीटा, यहाँ बी ए कॉस थीटा, लेकिन यहाँ लेना पड़ेगा बी, तो वो डिपेंड करता है। चलो मैं क्वेश्चन करवा कर दिखाता हूँ। जैसे ये देखो मैंने ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ये 60 डिग्री वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब एंगल थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों का टेटल मिल रहा है, एंगल 60 डिग्री है। रिजल्ट एक वेक्टर ए है, या F1 बोल दो F2 बोल दो, दोनों का वैल्यू दिया हुआ 10 न्यूटन 10 न्यूटन। सिंपल सा बात है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट कैसे गुजरेगा, इसके बीचों बीच गुजरेगा, बीचों बीच गुजरेगा, ओके। कितना डिग्री पे गुजरेगा सर, एंगल बाइसेक्टर 30 डिग्री से गुजरेगा, क्योंकि 60 डिग्री है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसका तुम पहले फार्मूला, एक तो फार्मूला लगा के निकाल सकते हो, फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। एक सिंपल तरीका भी बताऊंगा मैं, मेथड 1 मेथड 2, देखो ये पहला मेथड है, अब दोनों मेथड आना चाहिए, मेथड आना चाहिए ताकि आपको फिजिक्स 12th में समझ में आए। मैं फिजिक्स समझ में आएगा तो मज़ा आएगा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन फॉलो करो। तो रिजल्टेंट हो गया आपका, देखो ध्यान देना, रूट अंडर टेन फार्मूला क्या होता है बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एकदम जस्ट ये फार्मूला क्या है, रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी कॉस थीटा, कॉस थीटा खाली एक्स्ट्रा लगा दिया गया है, रटना ही नहीं पड़ेगा, बहुत आसान है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी है 10 है, बी भी 10 है, कॉस 60 डिग्री। अब 10 का स्क्वायर 100 रख दो, 200 हो गया, ये कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता, काट दो, रूट 300, अगर 10 रूट 300 हो गया, 10 रूट 3 न्यूटन आ गया। अगर ये भी मान लो कि दोनों तीनों सब ए होता है, ये ए होता है, ये होता, तो ए रखो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर 2 कट जाता है, ए स्क्वायर, तो ये ए बचता है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो रूट 3 ए स्क्वायर हो जाता, रूट 3 ए स्क्वायर होता तो रूट 3 इंटू ए हो जाता, जो उस टाइम मैंने रूट 3 ए इंटू न्यूटन निकाला था वही 6 रूट 3 न्यूटन, यहाँ 10 रूट 3 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बताओ, ये तो मैग्नीट्यूड निकला, ये क्या निकला, रिजल्टेंट कितने मैग्नीट्यूड से है वो निकल गया, कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 10 रूट 3 न्यूटन है। 10 रूट 3 का मतलब समझे, कि 10 रूट 3 का मतलब हुआ कि रूट 3 का होता है 1.732 वैल्यू, यानी 17.32 न्यूटन हो गया, इतना 17.32 न्यूटन हो गया, ओके। होना भी था बड़ा, अब बड़ा क्यों ना था, क्योंकि इसके यहाँ से ट्रायंगल तैयार करोगे, रेक्टेंगल तैयार करोगे, पैरेललोग्राम, तो ये थोड़ा देखो बड़ा हो गया, ये वाला रिजल्टेंट हुआ, बड़ा है, जिससे बड़ा देखने से लगा बड़ा है, ओके। चलो एंगल बढ़ता जाएगा, रिजल्टेंट घटता जाएगा, टोटल मैक्सिमम एंगल रिजल्टेंट कब होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता था, 20 होता है। एंगल जैसे जैसे घट रहा है, 0 डिग्री 180 0 डिग्री पे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है। तो 0 डिग्री पे अब जैसे एंगल बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड घटता जाएगा, 17 हो गया, फिर 15 हो जाएगा, फिर कभी 10 भी कभी न कभी होगा। एक अभी बताता हूँ 10 कब होगा, 10 120 डिग्री पे होगा, जब एंगल दो वेक्टर के बीच में, ध्यान देना, अभी बता दे रहा हूँ मैं, 120 डिग्री पे एंगल दो वेक्टर रहेगा, 120 डिग्री पे 120 डिग्री पर रहेगा, तो इसका रिजल्ट बना ऐसे बना, ओके। देखो ये दोनों वेक्टर सेम होगा, अगर ये 10 है, ये 10 है, 120 डिग्री एंगल है, तो 120 डिग्री सेम आएगा, दो निकाल के मैं दिखाता हूँ आपको कैसे रिजल्ट, 10 न्यूटन का रिजल्टेंट कितना होगा, 10 से होगा। देखो कितना ज़बरदस्त बात है, मैं वेक्टर देखो कितना ज़बरदस्त है, बता रहा हूँ मैं देखो। अब पहले मैं इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्शन निकाल देता हूँ, डायरेक्शन मतलब एंगल, कि रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री से तो कम होना है, लेकिन कितना कम होना है, सॉरी 60 डिग्री से आधा हो जाएगा ना, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स है, तो आधा हो जाएगा। निकालो 30 डिग्री कैसे हो जाएगा, 30 डिग्री निकाल के दिखाता हूँ मैं, फॉर्मूला मैंने कहाँ लिखा है, ये एंगल निकालने का, ये बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा रखो, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो बी साइन थीटा प्लस ए बी प्लस कॉस थीटा रख दिया, बी का भी मैग्नीट्यूड 10 है, ए का भी मैग्नीट्यूड 10 है, 10 सब जगह रख दो, और थीटा 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री 10 जगह रखो। अब 10 वैल्यू साइन 60 का रूट 3/2 होता है, 10 काट दो, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 3 15 15 10 10 बटा 15 5 15 रूट 3 एक 3 को तुम 2 रूट 3 लिख सकते हो, रूट 3 एक रूट 3 कट जाएगा, 10 अल्फा का वैल्यू 1/√3 आया, और 10 कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, सोचो कितना का होता है 1/√3, सोचो, ओके। 10 30 डिग्री का 1/√3 होता है, हो गया एंगल आ गया देखो। लेकिन इस तरह तुमको निकालना भी नहीं पड़ेगा, जब भी तुमको इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स रखा रहेगा, समझ जाना कि उसको 30 डिग्री पर ले जाना, बात खत्म, ओके।
समझ में आ गया। अब मेथड 2 देखो, मेथड 2 इज अमेजिंग, जो कंपोनेंट वाला मैंने जो पढ़ाया। अब देखो बच्चे लोग बोलते हैं सर कंपोनेंट, इस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा इस मेथड 2 से कि कंपोनेंट क्यों तोड़ा जाता है। अब देखो इस सवाल को तो तुम डायरेक्टली मेथड से बना फार्मूला लगा के बना लिया, कहो सर फार्मूला वाला तो ईजी है, ईजी तो ये भी है। अब दूसरा मेथड इससे भी ईजी है, देखो कंपोनेंट वाला मेथड से। दो ये जो तुम वेक्टर देख रहे हो, तुमको ये पता है कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो उसके एंगल बाइसेक्टर से गुजरेगा। ओके, एंगल बाइसेक्टर से मैंने उसी वेक्टर को ऐसे बना दिया, लो सॉरी, उसी वेक्टर को मैंने दो कितना प्यार से बना दिया, इस तरह बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिया। मालूम वैसे ये फिगर ऐसे होना चाहिए था, तब ऐसे होता, लेकिन कोई बात नहीं। चलो ये ऐसे मैंने बना दिया, लो 60 डिग्री पे, कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे। चलो अब मैंने क्या किया, अब देखो इसमें क्या वो वेक्टर है, एक वेक्टर 10 मीटर ही है, एक वेक्टर 10 मीटर ही है। तो एक वेक्टर का तुम दो कंपोनेंट तोड़ो। देखो ये वेक्टर कैसे, सुनो सुनो, ये वेक्टर तुम्हारा, ये जो वेक्टर देख रहे हो, ये वाला वेक्टर मैं समझा रहा हूँ अच्छे से देखना। ये वेक्टर ऐसे है, तो ऐसे मतलब इसका क्या वो कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। एक वेक्टर तुम्हारा नीचे में, ये देखो नीचे में एक वेक्टर ये है, ओके, ऐसे 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 है, तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, ओके, एक इधर होगा, कोई एक इधर खींच रहा होगा, एक नीचे होगा, तब तो ये बीच में जाएगा। और ये बीच में जाने का मतलब क्या हुआ, इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि एक इधर खींच रहा होगा, एक नीचे खींच रहा होगा, तब तो ओके। अब इससे क्या फायदा होगा कि इस वेक्टर का, सुना, इस वेक्टर का एक वेक्टर जो ये है, इस वेक्टर का मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ओके। चलो इस वेक्टर का ध्यान दो, इस वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट तो इधर, एक कंपोनेंट इधर, ओके। अब वो कंपोनेंट क्या होगा बताता हूँ मैं, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा क्या बोलते 10 है, तो 10 cos 30, 10 cos 30, 10 cos, मान लो कि ये ए है, मान लो ये ए है, तो ए cos थीटा हो जाएगा, ए cos थीटा बाई 2, अगर थीटा एंगल पूरा है तो ए cos थीटा बाई 2, या बोलो 10 cos 30। उसके बाद और ऊपर वाला हो जाएगा 10 sin 30, क्योंकि मैंने बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में है cos से मल्टीप्लाई करना, वर्टिकल कंपोनेंट में साइन से, ओके। तो 10 sin 30। इस वेक्टर का क्या होगा, इस वेक्टर का मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ओके, ध्यान दो, ये जो देख रहे हो ये वाला, ओके, मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। चलो ये जो देख रहे हो तुम ये वाला जो है, तो इस वेक्टर का एक कंपोनेंट तो इधर होगा, ओके, जो कि होगा 10, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री एंगल, तो ये भी होगा 10 cos 30 डिग्री, एक इधर होगा 10 sin 30 डिग्री। दोनों का मैंने ये दोनों, ये जो देखो एक वेक्टर का दो कंपोनेंट टूटा, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो ये दोनों कंपोनेंट जो कंपोनेंट है ये दोनों अपोजिट हो गया, 10 sin 30 भी है, 10 sin 30 भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फटाक से कैंसिल कर दो, क्योंकि इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल कर दो, माइनस कर दो सीधे सीधे। बचा ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया, दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, तो 10 cos 30, 10 cos 30, 10 cos 30, आराम से वैल्यू निकल जाएगा। कितना आसान हो गया, देखो कितना आसान हो गया, देखो आप लोग कितना आसान हो गया, ओके। सॉरी इसको देखो, देखो कोई बात नहीं, मेथड 2 देखो कितना मस्त मेथड है, मेथड 2, ओके। तो देखो मेथड 2 देखो आप लोग, मैंने समझा दिया आप लोगों को, देखो ये वाला देखो, ये मैंने बना दिया, ठीक है। चलो देखो मैंने क्या किया है कि इस वेक्टर को तोड़ा, एक जो 10 न्यूटन का फोर्स था ये वाला, उसको तोड़ा मैंने हॉरिजॉन्टल का, तो हॉरिजॉन्टल टोटल एंगल कितना था दोनों के बीच में, 60 डिग्री था, उसको मैंने 30 में बांट दिया। कहो सर एंगल आप 30 क्यों ले लिए सर, आप 30 एंगल क्यों ले लिया आपने, 30 इसलिए लिया कि 60 का आधा कितना होगा 30, क्योंकि इक्वल वेक्टर है, वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल वेक्टर नहीं सॉरी इक्वल मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर उसका रिजल्टेंट उसके एंगल बाइसेक्टर से गुजरेगा, एंगल बाइसेक्टर वाले इक्वल एंगल से गुजरेगा, तो 60 का आधा कर दो 30, ये तो पता चल गया, तो आराम से इस वेक्टर का दो कंपोनेंट तोड़ दो, एक इधर तो एक इधर तोड़ोगे तो 10 cos 30, क्योंकि मैंने बताया था कि जो रिजल्टेंट का अगर वेक्टर पता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता है, एंगल पता है, तो तुम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ सकते हो। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ओके, 10 cos 30, और ये वर्टिकल कंपोनेंट 10 sin 30, हॉरिजॉन्टल में cos से मल्टीप्लाई करते हैं और वर्टिकल में sin से। अब इस वेक्टर का, ई वेक्टर का तोड़ो, इस वेक्टर का भी एंगल 30 डिग्री हो गया, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 cos 30, एक नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये इधर लग रहा था, ये इधर इधर हो रहा होगा, ऐसे से लग रहा होगा, तब तो बीच में अगर इन दोनों के बीच में लगेगा तब तो ऐसे रिजल्टेंट होगा, ओके। तो नीचे वाले का ऐसे होगा और ऐसे होगा, ओके। तो ये हो गया 10 cos 30 डिग्री, और ये हो गया 10 sin 30 डिग्री, इसका भी सेम। अभी दोनों वेक्टर अपोजिट हो गया, ये दोनों वेक्टर अपोजिट हो गया, दोनों कैंसिल कर जाएगा, क्योंकि 10 sin 30 भी है, 10 sin दोनों कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट कर गया। अब बच गया 10 cos 30, 10 cos 30। अब बताओ 10 cos 30, 10 cos 30 दोनों का सेम डायरेक्शन में आ गया, सेम डायरेक्शन में वेक्टर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ऐड कर दो, तो 2 10 cos 30, 2 10 cos 30 डिग्री आ गया, cos 30 का लोग 10 2 10 20, 2 से कर दो 10, cos 30 का रूट 3 10 रूट 3 न्यूटन। देखो कितना आसान हो गया, देख लो आंसर कितना आ गया 10 रूट 3। एक तो फार्मूला से जो फार्मूला वाला मेथड था ये तो आना ही चाहिए सबको, फार्मूला तो बहुत आसान है 10 रूट 3 न्यूटन, लेकिन तुम आराम से तुम इसको इस मेथड से भी बना सकते हो, 10 रूट 3 न्यूटन, कितना आसान है, देख लो
कितना ज़बरदस्त है 10⁻³ ज़बरदस्त कंपोनेंट का ये सब ताकत है, सारा पावर कंपोनेंट का है। अब मैंने सिंपल तरीके से एक और चीज़ समझा दिया आपको, यहाँ पर डब्बा में देखो, ये याद ना, ये डायरेक्टली तुमको काम पड़ेगा। कंपोनेंट तुमको बहुत ही अक्सर ये कंपोनेंट वाला जो केस रहेगा तुमको अक्सर जो है वो तुमको इक्वल वेक्टर वाला केस मिलेगा, तुम अनइक्वल वाला में भी कर सकते हो कंपोनेंट। ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा था तो थीटा/2 तो थीटा/2 कर दो। टोटल एंगल थीटा था तो टोटल एंगल थीटा था, थीटा/2 होगा। जिससे 60 डिग्री रहेगा तो 30 डिग्री कर दोगे, 120 रहेगा तो 60 कर दोगे, तो एंगल का हाफ कर दो तो थीटा/2। अब इसका कंपोनेंट तोड़ो ए का, तो इसका हो जाएगा a cos θ/2 a sin θ/2। इसका तोड़ोगे ई वाला का तोड़ोगे तो a cos θ/2 a sin θ/2, दोनों तो कैंसिल हो जाएगा अपोजिट, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को ऐड कर देगा, तो a cos θ/2 a cos θ/2 दोनों सेम डायरेक्शन, तो 2a cos θ/2। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, ये तो क्लियर कि रिजल्टेंट ये है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो ऐड हो जाएगा सीधे डबल हो जाएगा, तो a cos θ/2 a cos θ/2, ओके, तो 2a cos θ/2। और एंगल क्या होगा दोनों का, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन तो पता चला अल्फा θ/2 हो जाएगा डायरेक्शन, रिजल्टेंट का एंगल θ/2 हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, तो ये भी फॉर्मूला तुम लगा सकते हो इस्तेमाल करने के लिए डायरेक्टली, ये फॉर्मूला ही बन गया तुम्हारा 2a cos θ/2, ओके। जैसे मान लो मैं तुमको ये एग्जांपल करवाऊँ, जैसे मान लो कि भाई जो मैंने बताया था कि अगर ये 6 न्यूटन है, ये भी 6 न्यूटन है, और दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है, और तुमको एक तो कंपोनेंट से बना सकते हो और एक फॉर्मूला से, क्या बोला मैंने, 2a cos θ/2, 2a cos θ/2, तो बताओ 2a का वैल्यू 6 न्यूटन और cos थीटा 60 का आधा कर दो, थीटा 60 रख दो, यहाँ 60 का आधा 30 हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, 2 से 6√3 न्यूटन आ गया। कितना आसान है, एग्जाम्पल समझ में आया। एग्जाम्पल करोगे फिजिक्स में, फिजिक्स में एग्जाम्पल करोगे तभी जाके समझ में आएगा आपको। चलो ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था। चलो उसके बाद चलो मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, 2 मेथड बताना है, 8वां क्वेश्चन दो, 8वां क्वेश्चन इसका, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। तो 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां में तुम्हारा अल्फा 60 डिग्री है, ठीक है, मैंने सॉरी अल्फा कर है यहाँ पे, अल्फा 8वां में तुमको 120 डिग्री मैंने लिया है, ये क्वेश्चन दिया है 10 न्यूटन 10 न्यूटन। अब तुम देखो 120 डिग्री पे लग रहा है, इसका रिजल्टेंट ऐसे गुजरेगा, सिंपल सा बात है, मैंने फिर बना दिया, क्वेश्चन यही है सिर्फ, ये क्वेश्चन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, और रिजल्टेंट किधर से गुजरेगा, 60 से गुजरेगा, क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो 120 एंगल है दोनों के पीछे, 60 से गुजरेगा, तो कहता है तो अल्फा 60 डिग्री, तो बाय ऑब्जर्वेशन ही बता देंगे, मैंने ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला लगाने की फालतू गिरी है, क्योंकि जब देख रहे हैं कि इक्वल वेक्टर है, इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट हमेशा उसके एंगल बाइसेक्टर से गुजरेगा, उसका टेन अल्फा निकालने की जरूरत है ही नहीं, देख के पता चल जाएगा, ओके। रिजल्ट मैग्नीट्यूड निकालना इंपॉर्टेंट है, एंगल तो पता चल जाएगा। जैसे इस 10 न्यूटन 120 डिग्री एंगल पे लग रहा है, तो इसकी 60 डिग्री पे एंगल पे ही जाएगा, तो अल्फा तो 60 डिग्री पता चलेगा, उसको 10 अल्फा लगाने की जरूरत नहीं है, तुम 10 अल्फा लगाओगे भी तो आंसर उतना आएगा, ओके। चलो उसके बाद अब मुझे रिजल्टेंट निकालना था, रिजल्टेंट का 2 तरीका, एक तरीका तो तुमको एक फार्मूला लगा दो, फार्मूला जानते हो, √a² 2ab cos θ, तो a² 2ab cos θ रख दिया मैंने, ध्यान दो, सोचो, ओके। अब बताओ 10 का स्क्वायर cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है। मैंने जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा तो बेसिक मैथ में मैं cos का वैल्यू सब लिख दूंगा, जिनको नहीं आता चिंता नहीं करना, सारी चीज़ सिखा दूंगा आपको, डोंट वरी। तो 2 से काटो, -1/2 200 100 हो जाएगा, -100 +100 कैंसिल हो जाएगा, 100 का 10 न्यूटन होगा। देखो कितना ज़बरदस्त बात मैंने बताया, देखो 120 डिग्री पर रिजल्टेंट जो लग रहा है, कितनी हैरानगी वाली टॉपिक है ये वेक्टर। देखो 10 न्यूटन 120 डिग्री पर अगर लग रहा है, 120 डिग्री पर लग रहा है, तो उसका आंसर 10 से आया। देखो 10 का 10 जोड़ा गया, 10 का रिजल्टेंट 10 से आंसर आया। जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था 10 का 0 आंसर आता था। तो 10 का, लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होता है, जैसे मान लो स्केलर क्वांटिटी की बात अगर करो तो स्केलर क्वांटिटी में जैसे डब्बा है, ये बॉक्स है, ये टब है, यानी ये बोल बाल्टी है, इसमें तुम पानी डाल लो, एक पाइप से तुम यहाँ से पानी डाल लो, एक सेकंड में, मान लो कि 1 सेकंड में तुम 1 सेकंड में 1 लीटर पानी डाल रहे हो, एक पाइप से तुम यहाँ डाल रहे हो पानी, इसमें भर रहे हो, 1 सेकंड में इसमें डाल रहे हो 2 लीटर पर सेकंड, ठीक है, ओके, 2 लीटर पर सेकंड। बताओ 1 सेकंड में कितना पानी इसमें आ रहा होगा, 2 लीटर 1 लीटर 3 लीटर हो जाएगा। डायरेक्शन से मैटर नहीं है, एक ऊपर से डालना है कि इधर से डालना है, एक ऊपर से डालना है एक नीचे से डालना है, तो डायरेक्शन से कोई मैटर नहीं है, कोई भी डायरेक्शन से तुम डालोगे इसके अंदर वॉल्यूम जो है ऐड होगा, आयतन जुड़ेगा, वॉल्यूम इसका बढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस डायरेक्शन से इसमें तुम पानी डाल रहे हो। तो इसलिए वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, ओके, समझ जाना बात को, वॉल्यूम डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन फोर्स में डायरेक्शन तो मैटर करता है। तो 60 डिग्री पर रखा तो आंसर आया 6√3 न्यूटन, सर 10√3 न्यूटन, 60 डिग्री पर रखा तो, लेकिन 10 का रिजल्टेंट आया 10√3 न्यूटन, 17.2 न्यूटन, सॉरी 17.3 न्यूटन। लेकिन अगर इसको मैंने 120 डिग्री पर रख दिया तो 10 का जो रिजल्टेंट आया, 10 का रिजल्टेंट वो 10 ही आ गया।
कितनी ज़बरदस्त बात है। तो इस बात को दिमाग में बैठा लो कि अगर 20 डिग्री पे, सॉरी 120 डिग्री पे दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर लगेगा, उसका रिजल्टेंट हमेशा उतना ही होगा, 10 ही हो जाएगा, सेम जितना है होगा। जैसे मान लो ये ए है तो इसका रिजल्टेंट भी ए हो जाएगा। देखो ना, इसको तुम दूसरे मेथड से बना सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा के, ये वाला फॉर्मूला लगा के। जब दो इक्वल, देखो ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा या वेक्टर होगा। तो इक्वल मैग्नीट्यूड का 2a cos बाई 2 हो गया, तो 2a और cos बाई 2 रखो, तो एक जगह 10 यहाँ 10 है, 10 रख दो, थीटा 120 से आधा कर दो 60 डिग्री, cos सर्कल 1/2 होता है, 2 से कर दो, 10 मिनट दो, 10 मिनट आ गया। जबरदस्त है कि नहीं है बताओ। पहला मेथड तो सबको आना चाहिए। ये जो मेथड है, ये जो मेथड आपका, ये जो डेफिनेशन है, ये फार्मूला जो है, ये जनरलाइज फार्मूला है, सब पे लागू होगा, ठीक है। तो जब भी आपको दो एकदम समझ जाओ, अगर 0 डिग्री है, ओके, सेम डिग्री में दो वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर को ऐड कर देना, अपोजिट में माइनस कर देना। लेकिन 90 डिग्री पे है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, ठीक है। लेकिन अगर तुमको दो ऐसे सोचो, 90 डिग्री वाला केस देख लो यहाँ पे, ये समझ जाओ, 90 डिग्री वाला जो तो केस था तुम्हारा, जैसे मैंने बनाया था, तो ये जो है 90 डिग्री मान लो पाइथागोरस बना देता है ऐसे करके, ये रेक्टेंगल तब कंप्लीट, ये जो है तो 90 डिग्री वाला केस पाइथागोरस लगा देता है, क्योंकि थीटा तो 90 डिग्री ना, तो थीटा ई फॉर्मूला तुम बताओ। वैसे भी मैंने बताया था कि पाइथागोरस लगा दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर जगह, ओके, और हमको अल्फा चाहिए तो टेन अल्फा इक्वल टू पी बाई ए हो जाएगा। सिंपल बात है, 90 थीटा 90 था 90 के केस में, तो 90 रहेगा तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो 2ab जीरो हो जाएगा, तो ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। इसलिए हम लोग पाइथागोरस लग जाए, तो पाइथागोरस बन गया 90 के केस में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कॉस साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 जीरो होता है, तो बी बाई ए हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा सीधा। 90 के केस में बी बाई ए होता है फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, ठीक है, याद रखना बात को। तो ये जो फॉर्मूला है जनरलाइज फॉर्मूला है, ओके, ये सारे केस में हो जाएगा, सारे केस में हो जाएगा, ये चिंता नहीं करना, ठीक है। चलो, तो इतना मैंने बताया आपको, सारी बात को नोट करना, पहला स्लाइड दूसरा स्लाइड, दो टाइम लग रहा है, मेरा लेक्चर लंबा होता है, मैं एक एक बात को क्लियर करता हूँ, कंटेंट क्लियर करता हूँ, क्योंकि जो बच्चे जिनका बेस वीक है, जो 11th में बहुत परेशान होते हैं, जो जिनका सपना आ गया नीट जी करने का, तो वो ये सब नहीं आएगा तो भूल जाओगे, तुमको 11th में नीट जी निकालोगे, बॉडी तुम्हारा खराब हो जाएगा, 12th ही खराब हो जाएगा। जब बॉडी खराब हुआ था नीट जी के, तो बातें दूर छोड़ दो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट के लिए मारपीट करो, रटने के लिए नहीं पढ़ो फिजिक्स को। फिजिक्स जिस दिन तुम रटने की कोशिश करोगे, कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, तुम समझोगे फिजिक्स तुम्हारा बर्बाद हो गया, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब एक और स्लाइड है, एक और स्लाइड को मैं खत्म कर देता हूँ आप लोगों को वेक्टर के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। दो मैं समझाता हूँ आपको यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। पहली बात सुनो, यूनिट वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, बात करना, ये सुना होगा आप लोगों ने, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इस यूनिट वेक्टर का सबसे बड़ा यूज़ क्या जानते हो? यूनिट वेक्टर का सबसे बड़ा यूज़ है कि वेक्टर के डायरेक्शन निकालने में हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ये एक साथ स्टार्ट देकर लिख लेना अलग से, ठीक है। मैंने कि जो यूनिट वेक्टर है उसका इस्तेमाल ही किया जाता है वेक्टर का डायरेक्शन पता करने के लिए, ओके। अब मैं तुमको समझाता हूँ, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया, चलो तुमको समझ में आ जाएगा कि यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। जो एक वेक्टर ये इतना बड़ा, चलो ठीक है, इतना बड़ा वेक्टर है, इसका जो लेंथ लिया वो 8 न्यूटन लिया है, ओके। इस वेक्टर का मैंने लेंथ जो लिया है वो 8 न्यूटन लिया है, 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन मैंने 8 इक्वल पार्ट में बांटो, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 2 8 पार्ट होगा, गिनो तो इसको, गिनो 8 पार्ट होगा, ओके। 8 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, यानी कि 8 ये यूनिट का एक वेक्टर है, 8 यूनिट का एक वेक्टर है। मैं तुमको बोलूँ चलो 16 यूनिट का वेक्टर पहले बना, 16 यूनिट का, तो 8 ये वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 8 है। अब मुझे एक नया वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 16 है। 16 मतलब क्या हुआ, इसके मैग्नीट्यूड का डबल है। डबल मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए है तो दूसरा वेक्टर 2a होगा, 2a वेक्टर होगा, उसको बोलेंगे 2a वेक्टर, 2a वेक्टर। तो सुनना अच्छे से, 2a वेक्टर का मतलब हुआ, 2a वेक्टर का मतलब हुआ कि ये वो वेक्टर है जो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का, इसका मैग्नीट्यूड डबल है, ओके। सिंपल बात है कि सेम ये +2 है ना, तो यानी कि सेम डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन इसका ये है, माने इस डायरेक्शन में राइट है, तो ये भी राइट में होना चाहिए। लेकिन मैंने तो इसका डंटा बड़का बना दिया, क्या है, डबल बनाया, डबल डंटा, यहाँ से डबल कर दिया। डबल क्यों सर? क्योंकि ये 8 है तो ये 16 न्यूटन है, क्योंकि इसका 2a कर रहा है, 2a डबल बनाना है, डबल, तो ये 2a इतना बड़ा बना दिया। मैं तुमको बोलूँ कि इसका 2a का 8 का हाफ बनाओ, 8 का हाफ, हाफ मतलब कितना यूनिट का, 4 यूनिट का। देखो हाफ यहाँ तक हुआ, अरे यहाँ तक हुआ हाफ, ये 4 8 हो गया, ओके। 1 2 3 4 वो 4 5 6 7 8, चलो ठीक है, तो यहाँ तक 4 हो गया। ये 4 यूनिट का लेंथ हो गया, ये 4 हाफ, इसको बोलेंगे हाफ वेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, इतना को, इसको बोलेंगे हाफ वेक्टर ए, हाफ वेक्टर ए, ओके। अब मैं तुमसे बोलूँ, बताओ कि ध्यान देना, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, इसका मैग्नीट्यूड 4, कहोगे सर 4 कैसे हो गया? अरे हाफ वेक्टर, टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना ए है, 8 है, 8 है, तो 8 का हाफ क्या होगा, 4, तो ये 4 यूनिट का वेक्टर है, ये 16 यूनिट का वेक्टर है, ये 16 यूनिट का वेक्टर है। अब मैं तुमको बोलूँ -2a बनाओ, -2 है, तो -2 का मतलब समझे कि वेक्टर ए का डबल तो है, मैग्नीट्यूड में डबल है, लेकिन माइनस मतलब अपोजिट, तो मैंने अपोजिट दे दूँ, अपोजिट वेक्टर है,
अपोजिट लो, यही इसका डबल है, लेकिन मैग्नीट्यूड में डबल है, लेंथ को डबल कर दिया मैंने, लेकिन डायरेक्शन क्या ले लिया, अपोजिट, -2 है, माने ए का उल्टा है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये ए है, ये -2 अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब मैं तुमको बोलूँ कि बताओ, ये दो गौर से देखो, ये 16 यूनिट का डबल कर दिया, 16 यूनिट का डबल कर दिया, और अब मैं बोलूँ 4 यूनिट का, 4 यूनिट का हाफ हो गया, हाफ, 4 यूनिट का वेक्टर क्या हो गया, हाफ। अब मैं बोलूँ 1 यूनिट का वेक्टर बताओ, 1 यूनिट का वेक्टर कौन है, जिसका यूनिट एक मैग्नीट्यूड 1 है, इसका यूनिट 4, ये मैग्नीट्यूड 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 16 है, डबल है, ये हाफ है। अब मैं तुमको बोलूँ कि इसका 1 यूनिट का वेक्टर बनाओ, 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट सिर्फ इतना ही होगा, इतना ही होगा, 1 यूनिट, और 1 यूनिट ये ना यहाँ से आता है कि डिस्टेंस है, तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसको 1 यूनिट वेक्टर, तो ये हो गया एक, देखो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो मैंने यहाँ पर फिगर में बनाया डब्बा में गोल करके, तो ये जो वेक्टर है ये 1/8 ए है। 1/8 ए क्यों सर, क्योंकि ए का 1/8 पार्ट है, ए का 1/8, ए का टोटल मैग्नीट्यूड कितना है, 8 है। अब ये जो 1 यूनिट का वेक्टर छुटका मैंने जो बनाया छुटका, इसका मैग्नीट्यूड 1/8 ए होगा, यानी कि 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट का है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ओके। इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, अलॉन्ग वेक्टर ए, वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ओके। आ यूनिट वेक्टर का सिंबल है ए कैप, ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर कैप लिख देते हैं, कैप, टैप, टोपी के जैसा, ठीक है, दिमाग में बैठा लो। अब बताओ, मैंने तुमको यहाँ बताया, सुनो, वेक्टर ए कैप जो, ए कैप यानी यूनिट वेक्टर जो है, ओके, एक मिनट, ओके, यूनिट वेक्टर जो देख रहे हो, यूनिट वेक्टर, ठीक है, सॉरी, तो यूनिट वेक्टर जो देख रहे हो तुम, देखो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर ये जो देख रहे हो तुम, ठीक है, ये 1/8 ए कैप हो गया, 1/8 ए कैप मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसको ए कैप बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, ओके। किसी भी चीज वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलेंगे, अलॉन्ग वेक्टर है, किसी वेक्टर के अलॉन्ग लेंगे, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी चलेगा, सेम डायरेक्शन होगा, मान लो कि एक यूनिट वेक्टर को मैंने डायरेक्शन लिया, एक यूनिट वेक्टर का इस डायरेक्शन में लिया, तो सेम डायरेक्शन था, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो गया। मैं अगर उल्टा लूँ, एक यूनिट वेक्टर का इसी के अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट होना चाहिए, लेकिन या तो 180 डिग्री हो या 0 डिग्री हो, तो -1/8 ए हो जाएगा, -1/8 ए हो जाएगा। समझ आ रहा है बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसको -1/8 ए जो वेक्टर हो गया, इसको भी बोलेंगे यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो चलेगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर। इससे क्या फायदा होगा, मैं तो समझा रहा तुमको। अगर मान लो किसी वेक्टर, पहले सुनो कैसे हो गया, ये 1/8 क्या है, 8 क्या है, मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड किस तरह मैंने बताया ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, सिर्फ ए, या सिर्फ ए भी बोल सकते हो, सिर्फ ए भी लिख दो तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मॉडुलस लगा देते हैं, इतना तो आता ही होगा आप लोगों को। तो 8 ए क्या है, 8 क्या है, 8 है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड में, वेक्टर ए में, वेक्टर ए में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से भाग कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। दिमाग में बैठा लो, मैंने क्या बोला, रिपीट करो मेरे साथ। अगर यूनिट वेक्टर निकालना है किसी वेक्टर के अलॉन्ग, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, बात खत्म। किसी वेक्टर में, ओके, अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे एग्जांपल देके समझ में आ रहा है आपको। मैंने एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो कोई भी यूनिट वेक्टर है तो उस यूनिट वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दो, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। अब उल्टा सुनो, अब यहाँ वेक्टर दिया हुआ था, यूनिट वेक्टर निकल गया। अब मैं बोलूँ अगर वेक्टर दिया रहेगा तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, कैसे, उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, भाग कर दोगे। लेकिन अब उल्टा करते हैं, अगर यूनिट वेक्टर पता है, हमें यूनिट वेक्टर पता है, यानी ये यूनिट वेक्टर पता है, अब मुझे चाहिए वो वेक्टर, क्या चाहिए, वो वेक्टर चाहिए, सिंपल बात है। तो क्या करोगे, यहाँ से वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर ए निकल जाएगा। तो देखो ये आगे मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है आप लोगों के लिए, देखो समझना अच्छा से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ से इधर क्रॉस करोगे तो ये क्या हो गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इधर हो गया, वेक्टर ए कैप मैंने लिख दिया, ये गलती लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये एरो लगा देना ऐसे करके, ये मिस्टेक से लिखा गया, यहाँ पे एरो देना जल्दी में। यहाँ पे वेक्टर ए हो गया, ये ए कैप हो गया, ऐसे लिखा होता है, वो ध्यान देना। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ए कैप, यहाँ पे ए कैप ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है जी, ध्यान देना। ए कैप है मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर नहीं लगाना, ए कैप है, वेक्टर मत लगाना, ठीक है। तो ये ए कैप है, ये ए कैप है, ए कैप यानी यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर है, ओके। तो वेक्टर देखो, ये फॉर्मूला देखो, वेक्टर है, तो वेक्टर निकाल सकते हो अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे कितना, मैंने किसी वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर पता है, यूनिट वेक्टर पता है। अब मुझे बोलेगा कि 8 ही मैग्नीट्यूड वाला एक वेक्टर बनाओ, 8 मैग्नीट्यूड वाला, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 ए कैप हो जाएगा, 8 ए कैप हो जाएगा, सिंपल बात है। तो अगर मुझे यही पर क्वेश्चन सुनो कि मुझे जैसे मान लो यहाँ पर से, यहाँ पर मैंने लिखा ए कैप इज इक्वल टू लिखा 1/8 ए वेक्टर। अब मुझे वेक्टर निकालना था, वेक्टर को अकेला करो यहाँ से, वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू ए कैप, सिंपल बात है, क्योंकि वेक्टर ए का जो है तुम्हारा मैग्नीट्यूड 8 है, सिंपल सा बात है। तो अगर तुमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यूज होगा कि अगर तुमको कोई याद ना, ये यूनिट वेक्टर है, ओके, ये वेक्टर है, कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता है, कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता है और वो वेक्टर तुमको निकालना है, ओके। तो क्या करोगे, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उस यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, ओके। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है
देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप लेते हैं, जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप लेते हैं। यूनिट वेक्टर सभी सभी ये सिंबल है यूनिट वेक्टर का। ओके, यूनिट वेक्टर का सिंबल पे कैप लिख देते हैं। तो आई यूनिट वेक्टर लेते हैं एक्स, मान लो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मान लो ये सुनो, ये मान लो 10 मीटर लंबा है या मान लो 5 मीटर लंबा है। ओके, तो 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 5 टुकड़ा हो गया, तो 1 मीटर का लंबा को कोई कोई यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं होगा, होगा ही नहीं होगा जी। तो एक यूनिट का जो वेक्टर होगा उसको बोलेंगे, अगर एक्स एक्स का लॉन्ग ले हो तो उसको आई कैप बोलोगे, वाई एक्स का लॉन्ग हो तो जे कैप बोलोगे। ओके, तो एक लेंथ का यूनिट लेंथ होना चाहिए उसका। तो आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग, याद रखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप लेते हैं, जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप लेते हैं, सब यूनिट वेक्टर है। हाँ, एक्स एक्सिस के राइट डायरेक्शन में लोगे पॉजिटिव साइड में लोगे प्लस आई कैप, और लेफ्ट डायरेक्शन में लोगे तो माइनस आई कैप। ठीक है, समझाएगा। तो भाई मैंने यहाँ लिखा प्लस माइनस डायरेक्शन के हिसाब से। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे हो गया यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, और के हो गया यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। और तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। और तीनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों पर परपेंडिकुलर होता है, तीनों पे परपेंडिकुलर होता है। सर कैसे परपेंडिकुलर हो गया तीनों? अरे ये जो ये दिख रहा हो, ये जो है ये तुम्हारा लेंथ है, ये विड्थ है, ये जो जेड एक्सिस देख रहे हो, जेड तुम्हारे बोर्ड तुम्हारे कॉपी से यानी तुम्हारे मोबाइल के फोन से बाहर निकल रहा है, ये तुम्हारे बोर्ड से बाहर निकल रहा है, तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो ना ये वीडियो, मोबाइल स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, परपेंडिकुलर है ये इस बोर्ड पे, मोबाइल के बोर्ड पे ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये बाहर, ये नीचे नहीं है, ये नीचे नहीं है, ये बाहर निकल रहा है, इसलिए सब 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और तीनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। अब देखो यूनिट वेक्टर पता है ना, अब तुम आराम से सब कुछ निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये 8 वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। 8 मैंने पहला एग्जांपल जो लिया था, तो ये 8 वेक्टर है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। मैंने बताया आप लोगों को कि अगर यूनिट वेक्टर पता है, ओके, मैं ये तो गलत मैंने लिखा हुआ है, मैंने बोला था आप लोगों को ठीक कर लेना। ओके, यूनिट वेक्टर पता है, कहीं पर लिख लेना इसको। ओके, अगर किसी वेक्टर को मुझे पता करना, कोई वेक्टर पता करना, तो यूनिट वेक्टर पता करना, तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उस यूनिट वेक्टर के से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारा वेक्टर निकल जाएगा। तो देखो ये 8 वेक्टर मुझे F1 वेक्टर लिखना है। F1 वेक्टर किसके अलॉन्ग है? एक्स एक्स के अलॉन्ग है, बताओ। अरे एक्स एक्स के अलॉन्ग है ना। ओके सॉरी, चलो, तो एक्स एक्स के अलॉन्ग लग रहा है, तो F1 वेक्टर जो होगा तुम्हारा 8 आई कैप हो जाएगा, 8 आई कैप, क्योंकि एक्स एक्स के अलॉन्ग क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर से किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वेक्टर बन जाएगा। तो अगर मुझे वेक्टर यहाँ से F1 निकालना है तो 8 आई कैप, सिंपल सा बात है, और उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना, बात खत्म। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है यहाँ पे 6 न्यूटन, तो F2 हो जाएगा 6 जे कैप। अब वेक्टर को लिखेंगे कैसे सर? वेक्टर रिजल्टेंट फॉर ये ना होगा F1 प्लस F2, दोनों वेक्टर को जोड़ दो इसमें, 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप 6 जे कैप ऐड कर दो, ये इसका पूरा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। 8 आई कैप 6 जे कैप, इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। ओके, कंपोनेंट फॉर्म में आ गया, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया। एक्स कंपोनेंट वाला जो होगा उसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई कंपोनेंट वाला जे से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूटन एन मतलब न्यूटन। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो चूंकि 90 डिग्री पर है तो 90 सीधे पाइथागोरस में लगा दो, 10 न्यूटन आ जाएगा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालना है तो भाई F1/F2 वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रख दो, tan अल्फा इक्वल टू 3/4, 3/4 वाला मैं फिगर मैंने बताया था, ये वाला लगा देना, 37 डिग्री आ जाएगा। तो ये फिगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर नोट करके आपको लिख दिया है, एक थोड़ा सा छोटा सा थ्योरी देख लो, जल्दी खत्म हो जाएगा, सॉरी। चलो थोड़ा सा बस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बच गया। एक जो थ्योरी मैंने आपको समझाया ये बात को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टार देगा डब्बा में। देखो अगर कोई पॉइंट एक्स वाई है तो एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, पॉइंट एक्स, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये वेक्टर लिखना था एक्स आई कैप कर दोगे, क्योंकि एक्स एक्स का लॉन्ग है, मैग्नीट्यूड एक्स है, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट ये वाई कैप वाई जे कैप हो गया, ये भी वाई जे कैप हो जाएगा, वाई जे। अब वेक्टर कैसे लिखोगे, ये मान लो रिजल्टेंट है, तो आर हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे, मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, रूट अंडर एक्स का वाई स्क्वायर, और tan अल्फा जाएगा वाई बाई एक्स, वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल, बात खत्म। तो ये चीज़ें पूरा आपको वेक्टर से रिलेटेड कंसेप्ट था। आप लोगों को अगर फोटो खींचना है तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। कहोगे सर बहुत लंबा वीडियो हो गया, कोई बात नहीं, लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन मैंने पूरा कंसेप्ट क्लियर किया, एक ही चैप्टर में पूरा, मैंने एक ही लेक्चर में आपको पूरा वेक्टर क्लियर कर दिया। इसलिए मेरे साथ बने रहो, पूरा फंडामेंटल मैं स्ट्रॉन्ग करूँगा। देखो 12th पढ़ने के लिए थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, बहुत बड़ी बात है, बेसिक रहेगा तुमको 12th करने में मजा आएगा। ये वेक्टर तुम लोग पढ़ लोगे आप लोग तो आपको मजा आ जाएगा वेक्टर में एकदम। वेक्टर पढ़ने के बाद फिजिक्स आपका एकदम धुआंधार हो जाएगा, फिजिक्स आपका फिर कुछ नहीं रहेगा फिजिक्स में, फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा, यू विल फॉल इन लव विथ फिजिक्स। ओके, जस्ट वेट एंड फॉलो मी। ओके, मुझे फॉलो करो और बहुत मजा आएगा आपको, पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पहला दूसरा का स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो, तीसरा का ले लो, ले लिया, चलो ठीक है ले लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत मेहनत करके वीडियो बनता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो व्यूज़ इतना इतना रहता है लेकिन लाइक नहीं रहता, आप लोग लाइक कर देना प्लीज़, गुरु दक्षिणा देकर जाना। ओके, आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत किया गाइज, आई एम वर्किंग सो हार्ड, तो आप लोग मुझे गुरु दक्षिणा दो। अपने दोस्तों को बताओ इसके बारे में, जिस दोस्त का मान लीजिए 11th नहीं अच्छा से पढ़ा है, मैक्सिमम बच्चे 11th नहीं पढ़ते हैं, तो उनको बताओ कि बेसिक कोर्स मैंने तैयार किया है अभी, और मैं बेसिक आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अगला लेक्चर आने वाला है वर्क डन का, मैं वर्क डन पे बेसिक बनाने वाला हूँ 12th का। ओके, चिंता नहीं करो, आप वर्क डन भी पढ़ लोगे तो पूरा फिजिक्स आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए वेक्टर समझना जरूरी था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपको वेक्टर में कम दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं होगी, आप फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे आप फिजिक्स पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वेक्टर में। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बी हैप्पी, नो बीपी, सी यू देन, बाय बाय।